Hey everyone, welcome to the Autism Without Borders YouTube channel. Here you will find valuable insight about autism, developmental delays, neurological disorders, their red flags, potential causes, and effective interventions. ऑटिज्म और दीगर न्यूरोलॉजिकल और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की अलामात, उनकी वजूहात, उनके असरात और मुमकिन हल के बारे में मुकम्मल आगाही। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच एवरीवन, जितने भी हमारे पास पैनलिस्ट हैं, जितने भी हमारे पास स्पीकर्स हैं और जो हमारी चेयरपर्सन का थैंक यू सो मच कि उन्होंने टाइम निकाला और आज इस वेबिनार में वो हमारे साथ है। सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगी जो हमारी चेयरपर्सन है डॉक्टर मुमताज लखानी। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस। शी इज board certified pediatrician and neonatologist from USA and graduate of Liaquat Medical College, and she has served as faculty at Al Khan University, North Shore University Hospital in New York, and Ziauddin Hospital in Karachi as well. She also initiated newborn thyroid program at AKU and presented numerous national and international conferences. And she is also a former president of Pakistan Pediatric Association and respected for her work in pediatric and neonatal healthcare. Thank you so much, Dr. Mumtaz Lakhani, for joining us, and it's really an honor कि आप हमारे साथ हैं आज मौजूद. Next, we have Dr. Azhar Rafiq, consultant pediatrician and director of Autism Without Borders. Thank you so much, Dr. Azhar. आपकी तबीयत बहुत खराब थी लेकिन फिर भी आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए थैंक यू सो मच. और आज आहिस्ता आहिस्ता बाकी वेबिनार जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं और जो हमारे स्पीकर्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाते रहेंगी. थैंक यू सो मच मिस एलिया, डॉक्टर माहीन और जितनी भी मदर्स हमारे साथ मौजूद हैं उनका भी खास तौर पे थैंक यू सो मच. मिस उज़मा, मिस कंदील, मिस माहा एंड मिस इल्तिना. सबसे पहले मैं अपना हमारा जो वेबिनार है आज का वो है केयरिंग फॉर द केयर गिवर्स एंड चैलेंजेस फॉर द केयर गिवर्स. हम लोग बच्चों के बारे में तो बहुत बात करते हैं कि उनकी केयर कैसी करनी चाहिए, उनकी लाइफ के बारे में बहुत बात करते हैं, सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन कभी हमने मदर्स को उस तरह से अप्रिशिएट नहीं किया या केयर गिवर्स को उस तरह से अप्रिशिएट नहीं किया, उनकी जर्नी, उनकी स्ट्रेंथ्स कभी हमने नहीं पूछी. तो आज जो हमारा वेबिनार है स्पेसिफिकली वो उनके लिए. तो सबसे पहले मैं डॉक्टर अजहर रफीक को दावत दूंगी कि वो सबसे पहले हमें ऑटिज्म विदाउट बॉर्डर्स के बारे में थोड़ा बहुत बताएं और बताएं कि बेसिकली केयर गिवर होते कौन है, उनका रोल है क्या. ओवर टू यू डॉक्टर अजहर. थैंक यू किरण. आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी सी बर्दाश्त करनी पड़ेगी क्योंकि आई एम सफरिंग फ्रॉम द सोर थ्रोट एंड सीवियर फ्लू. तो मेरी कोशिश होगी कि जितना मैं बेहतर कर सकूं. अनस ने मुझे को होस्ट बना दिए. जी 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 डॉक्टर अजहर आप बात कर. यस. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम. अम्मा बाद. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा. मैं जब भी जो है अपने कोई भी प्रेजेंटेशन, कोई भी चीज़ पे बात करती हूँ तो आई स्टार्ट फ्रॉम हेल्दी चिल्ड्रन हेल्दी नेशन. इससे पहले कि मैं इस पे बात करूँ, सबसे पहले लॉट ऑफ थैंक्स टू डॉक्टर मुमताज़ लाखानी. और प्रोफेसर डॉक्टर मुमताज़ लाखानी जो हैं उन्होंने, जैसे कि किरण ने बताया, कि खान में थायराइड का स्क्रीनिंग का टेस्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया. और शी इज़ सो मोटिवेटिंग. इतनी ज़्यादा ये अप्रिशिएट करती हैं कि हमारे अंदर जान भर देती हैं और हमारा दिल चाहता है कि हम और करें और करें. तो उनसे, उनकी मौजूदगी से जो है ना, एक इंसान को एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और बहुत ही खुशी होती है. और मैं समझती हूँ कि डॉक्टर माहीन शायद उस वक्त इनका डॉक्टरेट शायद पूरा नहीं हुआ था. उनको इंट्रोड्यूस करने का भी डॉक्टर मुमताज़ लाखानी ने ही मुझे बताया था. और उन्हीं की वजह से मैंने इनको ऑटिज्म विदाउट बॉर्डर के पेरेंट सपोर्ट ग्रुप में डाला था. तो ये इतनी अच्छी पेरेंट सपोर्ट करेंगे ये मुझे उस वक्त नहीं पता था. और हमारे साथ जो हैं, जो एलियां हैं, देखिए लॉट्स ऑफ थिंग, बहुत ही शुक्र करना चाहिए कि हमारे साथ इतने अच्छे लोग हैं. क्योंकि एलिया की एक खूबी है कि मुझे नहीं याद कि कभी भी मैंने इनको कहा कि मुझे ज्वाइन करें और इन्होंने कभी भी मना किया हो. और आज भी काफ़ी मुश्किल में थी, हालांकि इन्होंने कहा कि 4 बजे के बजाय 5 बजे करें, तो मैंने कहा चले हम 5 बजे कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम. हालांकि इनकी ट्रेनिंग्स चल रही हैं लेकिन ये हमेशा फौरन मतलब यस करती हैं, कभी इन्होंने नो नहीं किया.
और मेरीन के बारे में आप लोग माहीन के बारे में आप लोगों ने अभी रिसेंटली बहुत सारी चीजें देखी हैं यूट्यूब पे भी, और इंशाल्लाह ताला ये हमारे जो है ना हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में भी हम इनको शामिल करेंगे। अब इसमें जो है ना जो जो लोग हैं उनको मैं मजीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी कि रोल क्या है। लेकिन हम स्टार्ट किससे करते हैं कि वी ऑल बिलीव हेल्दी चिल्ड्रन हेल्दी नेशन, एंड व्हाट वी बिलीव वी नीड टू प्रैक्टिस, एंड व्हाट वी नीड टू प्रैक्टिस वी मस्ट नीड नॉलेज। तो हेल्दी चिल्ड्रन होते क्या हैं और उनसे कैसे हेल्दी नेशन, ये हमको पता होना चाहिए। और इसी से जो है ना ये बात हमारी शुरू हुई थी कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है ऑटिज्म सर्वेलेंस एंड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, और हमारी जो वेबसाइट है वो ऑटिज्म विदाउट बॉर्डर। अच्छा, हम लोग ये थोड़े से क्लियर हो जाए क्योंकि बहुत सारी चीजें लोगों को नहीं पता होती। वो ये कि वी आर एक्चुअली एजुकेशन एंड सपोर्ट सर्विसेज, वी आर नॉट सर्विस प्रोवाइडर्स, वी मोस्टली कनेक्ट विद द सर्विस प्रोवाइडर्स। ये सबसे पहले जो मैंने ऑटिज्म सीखा तो पाकिस्तान सेंटर फॉर ऑटिज्म की साजिदा थी, उनसे मैंने सैलानी थैलेसीमिया केयर सेंटर में करवाया, और उसमें हमारी डॉक्टर मुमताज लाखानी प्रेसिडेंट, जो एक्स प्रेसिडेंट रह चुकी हैं पीपीए की, वो मौजूद थी। उसके बाद फिर हमने वो काम शुरू किया क्योंकि कनाडा से स्टार्ट हुआ था कि मेरी एक फ्रेंड जो ऑटिज्म के बच्चों के साथ काम कर रही थी उनकी अचानक डेथ हो गई, और हमने जो है ये काम फिर शुरू किया। तो ऑटिज्म विदाउट बॉर्डर के अंडर नेशनल इंटरनेशनल बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होती रही हैं। हमारा फेसबुक पेज भी है, हमारा यूट्यूब चैनल भी है, और ऑटिज्म डायरेक्टरी भी है। ये सब हम आपसे शेयर करेंगे। ये कैसे शुरू हुआ, देखिए इससे पहले कि हम इस पे जाएं, आप देखें कि हमारे साथ दो मदर्स हैं जो ऑटिज्म विदाउट बॉर्डर की हैं। एक तो कंदील, माशाल्लाह बहुत ही एक्टिव है ये, यानी कि इनसे जो है मैं कहती हूँ कि हम इनको क्या सिखाएंगे, हम मदर से सीखते हैं। क्योंकि एक वर्ड आपने सुना होगा कि लिविंग विद HIV, लिविंग विद एड्स। जो उस बीमारी से गुजरता है या उसके घर में वो बीमारी या कोई भी कंडीशन होती है, तो उसको जो नॉलेज होती है वो इवन बाज़ दफ़ा डॉक्टर्स को भी नहीं होती, है ना? और खुद माहीन भी इसको बताएंगी और कंदील भी बताएंगी। फिर उज़्मा गिलानी का भी क्योंकि जो है बेटा विद ऑटिज्म है, और ये कराची आई और मैंने इनको एक हेल्प भेजा, और ये बलूचिस्तान में इतना काम कर रही हैं, इतना काम कर रही हैं, हालांकि वहाँ इतनी रेजिस्टेंस है, और इन्होंने इतने बड़े-बड़े सेमिनार्स करवाए हैं कि मुझे ये स्क्रीन पे ले लेती हैं, इनका पूरा हॉल भरा होता है। तो आप लोग भी कहीं भी इस तरह का करना चाहें तो आप लोग भी कर सकते हैं। बाकी जो 2 मदर्स हैं इनके बारे में मैं नहीं जानती, एलिया आपको बताएँगी, है ना? क्योंकि ये हमारी पाकिस्तान सेंटर फॉर ऑटिज्म से इनका ताल्लुक है। अब ये काम कैसे शुरू हुआ, बिल्कुल मैं शॉर्ट से सिर्फ मैं आपका 5 मिनट लूँगी। क्योंकि प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक पे मैं काम कर रही थी, आई वाज़ द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ द प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक प्रोग्राम। And preventive pediatrics include the prevention of disease and promotion of health. And according to WHO, health क्या है? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अब फिजिकल वेलबींग पे तो बहुत काम होता है, लेकिन मेंटल हेल्थ हमारे यहाँ वेरी मच निग्लेक्टेड फील्ड है। क्योंकि आई एम अ लाइफ मेंबर ऑफ पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन, और डॉक्टर मुमताज लाखानी भी इस चीज को मुझे सेकंड करेंगी कि यहाँ मेंटल हेल्थ पे इतने प्रोग्राम नहीं होते जितने जो फिजिकल पे, क्योंकि फिजिकल में जो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल चाइल्डहुड इलनेस, ये हॉलिस्टिक अप्रोच पे काम होता है। तो हमने जब फिजिकल मेंटल सोशल पे सोचा तो हमने मेंटल के हिसाब से जो है फिर मेंटल हेल्थ पे हमने काम किया, न्यूरो डेवलपमेंट पे किया, और उसी में फिर बिकॉज ऑटिज्म इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, तो फिर हमने उस पर काम शुरू कर दिया ना। ये बिल्कुल शॉर्ट सा मैं आपको बता रही हूँ कि ऑटिज्म सर्वेलेंस एंड मैनेजमेंट ऑटिज्म विदाउट बॉर्डर, ये क्या हमारी ऑब्जेक्टिव है कि अर्ली डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, टू गेट द बेस्ट पोटेंशियल बाय गिविंग द अर्ली इंटरवेंशन। जितनी जल्दी हम इसको देखेंगे उतनी जल्दी हम इसको जो है ना उतने अच्छे हमारे रिस्पॉन्स आएगा। अच्छा, इसमें जो है ना देखिए, एक चीज हम सबको जहन में अपने रखनी चाहिए कि लेबलिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, इंटरवेंशन इज इम्पोर्टेंट। बाज़ दफ़ा लोग बार-बार पूछते हैं कि कहीं खुदा ना ख़ास्ता इसको ऑटिज़्म तो नहीं है? ऑटिज़्म है या नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको हमें डील करना है।
उससे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। और इसमें हमने जो है क्या टारगेट किया कि अवेयरनेस के प्रोग्राम्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर, चिल्ड्रन केयर गिवर्स के लिए, फिर स्क्रीनिंग के लिए जो कि हमारी ऑटिज्म विदाउट बॉर्डर पे स्क्रीनिंग जो है मौजूद है, एम चैट, उसको जो है हमने मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में हमारे पास है। आप में से कोई भी उस पे जा सकता है, सिंधी में भी है और भी लैंग्वेजेस में है। फिर हम रेफर करते हैं डायग्नोसिस के लिए और इंटरवेंशन के लिए और रिहेबिलिटेशन और फॉलोअप के लिए। चिल्ड्रन केयर गिवर पे मैंने देखा कि इन लोगों ने काफी लिखा है, इसलिए अब मैं इसको कवर नहीं करूंगी। अलबत्ता मैं सिर्फ इसमें ये ऐड करूंगी, आपको पता है कि केयर गिवर वैसे तो सीनियर्स के भी हो सकते हैं, कोई भी सिक जो होते हैं, जिनको पैरालिसिस वगैरह हो जाए तो उनके भी केयर गिवर होते हैं, लेकिन हम तो चिल्ड्रन केयर गिवर की बात कर रहे हैं। और ज्यादातर जो बर्डन होता है वो मदर्स के शोल्डर पे आ जाता है, क्योंकि बाकी लोग उस तरह से नहीं करते जितना करना चाहिए ना। तो ये भी हम बात करेंगे। ये सारी जो है एलिया और माहीन इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह ताला कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और टाइप्स ऑफ केयर गिवर्स कौन कौन से होते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि एक्चुअली जो है हम सब जो है चिल्ड्रन केयर गिवर हैं, चाहे हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, चाहे हम चिल्ड्रन केयर गिवर हैं, हमारा काम यही है ना, क्योंकि हम अपने आप को अलग नहीं रख सकते। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं उनको भी यही सोचना चाहिए कि वो चिल्ड्रन केयर गिवर हैं, क्योंकि अक्सर डॉक्टर्स पीडियाट्रिशियंस को भी चीजें नहीं पता होती। तो हम इसीलिए जो अवेयरनेस के प्रोग्राम करते हैं वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए भी करते हैं, चिल्ड्रन केयर गिवर्स के लिए भी। और उसमें ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, अंकल, एल्डर सिस्टर्स, क्योंकि मेरे पास पठान कम्युनिटी काफी आती है, उनमें आपस में जो है जो एल्डर सिस्टर होती है और जो भी बच्चा पैदा से बहुत फर्क होता है, क्योंकि मैं थैलेसीमिया में भी काम कर रही हूँ, तो ये सब हम बहुत देखते हैं। फिर ये कि क्योंकि हमने जो इंडिया के साथ भी बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं और वहाँ का भी सेटअप कल्चर ऐसा ही होता है, वहाँ भी डे केयर बहुत होता है। तो डे केयर के स्टाफ को भी हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि जितने भी अवेयरनेस दें, और जिस जगह हम बैठे हैं वहाँ के टेक्नीशियन, हेल्थ वर्कर्स, लेडी हेल्थ विजिटर, उन सबको हम जो है वो कर रहे हैं ना कि अवेयरनेस, ताकि उसके हिसाब से फिर वो हम ऑटिज्म पे काम कर सकें। ये हमारी कुछ लर्निंग फैसिलिटीज हैं जो हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। थैंक यू सो मच। क्योंकि अब मैं आपके और एलिया और डॉक्टर माहीन के बीच में नहीं आना चाहती, ताकि आप उनसे जितना भी सीख सके सीखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर इजरा। एंड नाउ आई वुड लाइक कि मिस एलिया बतूल हमें थोड़ा केयरिंग ऑफ केयर गिवर्स के बारे में बताएं। इनका जो टॉपिक है वो केयरिंग फॉर केयर गिवर्स के बारे में बात करेंगी। एंड मैं मिस एलिया का वैसे तो बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन है, वो मैं यहाँ पर इतनी छोटी से वेबिनार में कवर नहीं कर सकती, बट शी इज अ प्रोमिनेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल, थेरेपिस्ट, ट्रेनर, स्पेशल एजुकेटर and board certified behavior analyst, CEO of Pakistan Center for Autism and assistant professor at KIPRS. Thank you so much, Miss Elia, for joining us. Over to you. एलिया आप अपना जो है ये शेयर कर लें खुद, यू आर आप होस्ट। रिकॉर्डिंग या कुछ शेयर कर लें, आप मुझे बता दें अंश को। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमें दिख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आप लोगों को क्वेश्चंस हैं वो आप लोग चैट में पूछ सकते हैं, और ताकि एंड ऑफ द वेबिनार हम आपके क्वेश्चंस को कैटर कर लें। अच्छा, मेरा अनम्यूट हो गया। ओके। अच्छा, किरण अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले और किरण, आप क्या शेयर कर सकते हो पीपीटी? पीपीटी आपको शेयर करनी है जी? 1 मिनट आप रुकेगा। हाँ, आप पीपीटी शेयर कर लें। एलिया यू आर co-host, so you can move by yourself. अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है। मेरी आवाज आपके क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो, जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे अपना जस्ट, अच्छा, सबसे पहले हमने जो चीज देखनी है, जैसे डॉक्टर अजय ने बताया कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है केयरिंग फॉर केयर गिवर्स। ठीक है, तो केयरिंग फॉर केयर गिवर्स, ये टॉपिक हम क्यों आज इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं या इसकी नीड क्यों आई? सबसे पहले जो है हमने ये चीज सोचनी है। ठीक है, क्योंकि हमेशा हमारी बात होती है जब भी हम बात कर रहे होते हैं अवेयरनेस से रिलेटेड। ठीक है, तो अवेयरनेस क्यों जरूरी होती है? जब कोई चीज बहुत बढ़ रही होती है, उसकी नीड होती है, नीड ऑफ टाइम होती है, तो हमें उसके ऊपर टॉपिक पे बात करना जरूरी बन जाती है।
यहाँ हमारे पास केयर गिवर्स की अपनी केयर, अपनी हेल्थ, और वो हम देखेंगे किन किन जगहों पे उनको केयर की जरूरत होती है। केयर गिवर्स होते कौन हैं, जैसे कि अभी डॉक्टर अजहर ने भी थोड़ा सा जो है वो हाईलाइट की चीज़ों को, हाईलाइट किया कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, और केयर गिवर किस तरह से आप डिफरेंट डोमेन्स के अंदर होते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट ओनली कि हम स्पेशल नीड्स की तरफ अगर हैं तो ही हम केयर गिवर होंगे, और आम जिंदगी में हमारे पास जो है वो केयर की कोई नौबत नहीं आएगी। ठीक है, ऐसा है या ऐसा नहीं है? आपको लगता है कि नहीं, अगर स्पेशल नीड्स है तो ही केयर होगी, अदरवाइज नहीं होगी। किरण, आप नेक्स्ट में मूव कर दो बेटा। जी किरण, स्लाइड चेंज कर दें। एलिया, आप को होस्ट हैं तो यू कैन मूव योर स्लाइड्स। आई कैन मूव माई स्लाइड। अच्छा, लेकिन मुझसे मूव हो नहीं रही। अच्छा, हो डॉक्टर उसके लिए आप मुझे, मूव कर लेंगे हाँ साथ। सॉरी, जी जी अब वो बोले। किरण को मूव करनी पड़ेगी, अदरवाइज जो है वो मुझे, अगर शेयरिंग का ऑप्शन मेरे पास आ रहा होगा ना, तो फिर मैं शेयर स्लाइड खुद करूंगी, फिर मैं मूव कर सकूंगी आई थिंक। अदरवाइज आई एम नॉट गुड एट टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा, तो मुझे गाइड करोगे तो देन आई कैन। आप बात करें मैम, हम आज स्लाइड मूव करते रहेंगे साथ साथ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, पीछे चले जाओ बेटा। हाँ जी, ये जो आपकी स्लाइड है इसके ऊपर अब आप देखें कि आपके पास एक छोटी सी पिक्चर बनी हुई है। ठीक है, उस पिक्चर के लिए हमने देखना है कि हमारी जो केयर गिवर्स हैं, या मोस्ट ऑफ द टाइम जो केयर गिवर्स हैं वो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, या फिर ज्यादातर केस के अंदर जो होती हैं वो मदर्स होती हैं। तो मदर्स अगर केयर गिवर हैं, उनके अपना खाना वो कब खाती हैं? क्या सब, अगर जो है वो, अगर थोड़ा सा आप लोग अपना चैट बॉक्स के अंदर जो है वो अपना टाइप अपना करते चले जाएं, क्या कभी आपका कोई मील स्किप नहीं होता? या कितने लोग हैं जो अपना मील जो है वो, क्योंकि हम दूसरों की केयर कर रहे होते हैं तो हम अपना खाना तक, जो कि बेसिक नीड है, बाज दफा माओ की जो है वो शिकायत तो नहीं कह सकते, उसूलन शिकायत हो भी सकती है, और वो भी हम देखेंगे कि देयर इज अ वेरी फाइन लाइन कि सेल्फिश होने में और सेल्फ केयर करने में, वो क्या चीज है जो हम कहते हैं कि भाई हम सेल्फिश हैं या हम सेल्फ केयर कर रहे हैं। तो हमारी बेसिक नीड, वॉशरूम जाना, हम उस पे भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चे को कोई देखे तो हम जा सके। खाना खाना बेसिक नीड है, खाना नहीं है अगर आपका पूरा होगा, और ये हम थोड़ा सा आगे, हालांकि 15 मिनट्स के अंदर बहुत सारी चीजें कवर नहीं होती, बट डेफिनेटली मेरी कोशिश होगी कि कुछ चीजों की तरफ जो है वो एटलीस्ट डिस्कशन चला जाए, और लोगों के ध्यान में आए कि उनको उसकी केयर करने की भी जरूरत होगी। ठीक है, अपने लिए टाइम निकालना, अपनी सेफ्टी, ठीक है, अपनी हेल्थ, हेल्थ के अंदर अब ये सारी, अगर आपकी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो रही, तो अब आप खुद सोच सकते हो कि आपके पास क्या क्या चीज कॉम्प्रोमाइज हो रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। जी किरण। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सेल्फ केयर, अगर एक माँ जो है, अगर हम अपना टॉपिक जो है, क्योंकि हमारा टाइम लिमिट है, तो अगर सिर्फ सेल्फ या स्पेशल नीड्स पे ही रखें, ठीक है, और बच्चों तक ही महदूद रखें, चाहे वो आम बच्चे हों टिपिकल डेवलपमेंट के, और चाहे वो खास बच्चे हों, दोनों के केसेस के अंदर ये कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है माओ की, खासतौर से हेल्थ। ठीक है, वो कैसे कॉम्प्रोमाइज होती है वो हमने थोड़ी सी चीजों को टच किया। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे कि अगर आप खुद बर्न आउट हो रहे हैं, एक लेवल आता है, अगर आप आम दिन को अपने जहन में लेकर आए कि सुबह से लेकर रात तक या शाम तक, अभी हम रात में भी नहीं पहुंचे, शाम तक हमें बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, एक सांस लेने का लम्हा भी नहीं मिला, एक के बाद एक हम कुछ कामों में एंगेज रहे, फिर हमारे ऊपर जो डिपेंडेंट लोग थे, चाहे वो स्पेशल नीड्स या स्पेशल केयर की डिमांड कर रहे हो, या अपने रूटीन के चोर्स के लिए हम पे डिपेंडेंट हो, हमने उनके लिए काम जो है वो अपना टाइम निकाला हुआ था, हम उनके साथ एंगेज थे। तो हमारा क्या होता है, शाम होते होते पेशेंस लेवल जो होता है वो नीचे आना शुरू हो जाता है। हमें वो आम चीजें जो कि शायद टीवी की आवाज हो, चाहे बच्चों के कोई मासूम से सवाल हो, ठीक है, और ये वो सारी चीजें जो वेरी रिलेटेबल होंगी, आई एम श्योर आप लोगों के लिए, कि आप खुद देखेंगे कि आपका, हम पानी का ग्लास जो है ना वो पूरा ऊपर तक भरने का इंतजार करते हैं, जब वो पानी का ग्लास ऊपर तक भर जाता है तो उसमें वो बाज दफा मामूली एक कतरा गिरता है, और वो जो एक कतरा होता है वो क्या करता है, वो बाहर आ जाता है।
वो बाहर पानी निकलने का सबब बन जाता है। लोगों को वो पीछे का सारा पेशेंस हमारा नजर नहीं आ रहा होता, ठीक है, जो पूरे दिन हमने मलबा अपने कंधों पे उठाया हुआ होता है, हम सारी चीजों को लेके चल रहे होते हैं, वो सारी चीजें पीछे की कहीं नजर नहीं आती। नजर क्या आता है? वो गिरा हुआ पानी जो कि ग्लास से बाहर आ चुका है, ठीक है। अगर हमने थोड़ा थोड़ा उस पानी का सिप ले लिया होता, पहले ब्रेक ले लिया होता, तो वो क्या होता? वो पेशेंस लेवल क्या हमारा इतना भरता? वो भरता नहीं। जब वो भरता नहीं तो बाज़ दफा हमारे आम जुमले होंगे। ये हमारा जरा मदर्स के साथ डिस्कशन वाला है, तो इसीलिए पीपीटी पे भी मैंने बस थोड़ा सा विजुअल्स और थोड़ी सी चीजें डाली हैं, जस्ट टू मेक माई सेल्फ बाउंड टू द टाइम, कि वो सारे पॉइंट्स आपके साथ में कवर कर सकूं। तो उसके अंदर आपने सिर्फ सिंपल सी चीजें हैं जो बात आप लोगों के साथ कर रहे होते हो, वो क्या होती है? हमारे यही जुमले होते हैं ना कि सारे दिन हमने ये चीज की, वो नजर नहीं आई। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम हमारी तरफ से जो पानी गिरा है वो प्रॉब्लम बन गई है और वो नजर आ रही होती। तो हम क्या कहते हैं? हमारी मेहनत पे सारा पानी फिर गया है। लेकिन ये हुआ क्या? हमारे कंट्रोल में दूसरे लोग नहीं है, हमारे कंट्रोल में सिर्फ हम खुद हैं। हमें खुद इसको कंट्रोल करना आना चाहिए कि बर्नआउट के लेवल तक जाने से पहले उसको कमी की तरफ कैसे लाया जाए, ये आज हम थोड़ी थोड़ी चीजें डिस्कस करेंगे। फिर अगेन बर्नआउट अगर आ रहा है तो खाली पेशेंस नीचे नहीं आएगा, एम्पैथी भी नीचे आती है। फिर बाज दफा हम कहते हैं कि यार देखो, बात तो उस वक्त सही थी लेकिन पता नहीं मैं भी अपने शायद होश में नहीं थी, मेरा भी अपना जो है वो हैड टू मच ऑन माय प्लेट और मैं नहीं उसको बैलेंस कर सकी। तो उस नौबत तक ना जाए कि आपकी एम्पैथी, बिकॉज एम्पैथी इज अ बेसिक थिंग, सेल्फ केयर और ये सारी चीजें जो है वो आगे आगे आपके पास आती जाएंगी। बट अगर आपने एम्पैथाइज नहीं किया तो प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहली जिम्मेदारी एम्पैथी की हमारी अपनी तरफ बनती है, ठीक है। हम अपने साथ सिंपैथाइज नहीं करें, नो नीड टू हैव पिटी ऑन योर सेल्फ, और मतलब बड़ा बेचारगी आ जाए आपके अंदर, कोई बेचारा नहीं होता। हम सब अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने एक्शन से चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर अगेन हम जिस वक्त बर्नआउट में होते हैं, जिस वक्त वो गुस्सा कर रहे होते हैं, तो उस वक्त क्या हम अपनी केयर गिविंग कर रहे होते हैं? हम तो उस वक्त केयर गिविंग नहीं कर रहे होते। जो वक्त हम अपने बच्चे को या अपने ऊपर डिपेंडेंट लोगों को जो है हम दे सकते थे, हम अच्छी केयर उनकी कर सकते थे। लेकिन इस वक्त जब हमारा ये बर्नआउट फेज ऑन हो गया है, उस वक्त हम वो केयर गिविंग की सर्विस प्रॉपर नहीं दे पाएंगे। तो इनकंसिस्टेंट होती है हमारी जो सर्विस होती है घर के अंदर भी, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। यूनिवर्सल केयर गिवर से मुराद क्या है? अगर आप बच्चे के साथ केयर गिवर हैं, हो सकता है आपके घर में कोई एल्डरली पेशेंट हो, वो आपका अपना कोई पेरेंट हो, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकता है आपका कोई स्पाउस हो जो क्रॉनिक कंडीशन से गुजर रहा हो। क्योंकि ये सारी वो सिनेरियोज आते हैं जो हमें सेल्फ केयर से दूर रखने के रीजन कह सकते हैं, या फिर जो है वजह से ज्यादा मेरे ख्याल में एक्सक्यूज बेहतर वर्ड होगा, एक्सक्यूज बनते हैं। क्योंकि वजह नहीं होती। वजह अगर हम थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट करें और थोड़ी सी चीजों को हम देखें और इस चीज को इम्पोर्टेंस दें, तो हम ये सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं अपने ऊपर तवज्जो देने के साथ। जब हम ये सोचेंगे कि ये अपने ऊपर जो तवज्जो दी है ये बेटर आउटकम लेकर आएगी हमारे अपने केयर गिवर्स के लिए भी, ठीक है। अगर आप जो है डेली स्पेशल नीड्स के जैसे डॉक्टर सर ने कहा कि इवन अगर आप थेरेपिस्ट हैं, अगर आप कोई भी हैं, अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, तो आपका जो पैशन होता है वो पैशन एक हद तक पैशन रहता है, फिर वो आपको टायरिंग फेज में ले आता है। अगर आप खुद थकना शुरू हो गए तो आपके अंदर की क्या वो मोटिवेशन, क्या वो चीजें बाकी रह जाएंगी? तो नहीं, वो चीजें बाकी नहीं रह जाती। तो हम में से कुछ लोग होंगे जो हमेशा एक रोल, अगर कोई एक जो है स्पेशल नीड्स हमारे साथ है, तो शायद पूरे वक्त वही चीज रहने वाली है और हमें उसका केयर गिवर बनना है। वरना जिंदगी में कभी ना कभी थोड़े थोड़े वक्तों के लिए हम सबका रोल केयर गिवर के तौर पे आता है, और हमें उसमें अपना वक्त निकालना कितना इम्पोर्टेंट है और वो हमारा रोल बेहतर कैसे करेगा, वो आज के मकसद हमारा ये है कि हम इस पे डिस्कशन करें। नेक्स्ट आ जाओ बेटा। हमें करना क्या होगा? ठीक है, हमें इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं लेकर आना चाहिए, ठीक है, नॉन निगोशिएबल होना चाहिए। हमें मदद मांगने में शर्म आती है, हमें लगता है कि बाज दफा हमें मदद मांगने से ज्यादा शर्म इस पे आ रही होती है कि सारी जिंदगी तो मैं ये कर रही थी। क्रेडिट के ऊपर बात आ जाती है कि मैंने पूरे दिन तो संभाला, अब ये 10 मिनट के लिए फलाना कोई पर्सन ले लेगा और सारा क्रेडिट उसके पास चला जाएगा।
ऐसा होता होगा, आई एम श्योर, बिकॉज आई कैन नॉट सी योर फेसेस बिकॉज इट्स अ वेबिनार एंड मेरे आगे जो है वो आपकी शक्ल नहीं आ रही, बट डेफिनेटली अगर कोई डिसएग्री करे तो यू कैन टाइप इन द चैट। लेकिन बाज दफा हमारे पास ये क्रेडिट की जो जंग होती है हमें छोड़ देनी चाहिए, एंड वी शुड बी रेडी टू आस्क फॉर हेल्प। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू शुड डू। आपने ये क्रेडिट का तो कमाल ही नहीं, क्योंकि जिनको आपका किया हुआ नजर नहीं आना उनको आप नहीं दिखा सकते, आप अपना चश्मा लोगों को नहीं पहना सकते, चश्मा पहना भी देंगे तो नजर नहीं दे सकते। ठीक है, तो आपने सबसे पहले हेल्प ढूंढनी है, वो पहली हेल्प होनी चाहिए रिस्पाइट सर्विस की। रिस्पाइट सर्विस केयर सेंटर्स होने चाहिए आइडियली, हमारे पास वो एग्जिस्ट नहीं करते, बट रिस्पाइट सर्विस यू कैन आस्क हेल्प फॉर फ्रॉम योर फैमिली, फ्रॉम योर फ्रेंड, फ्रॉम योर नेबर, फ्रॉम योर थेरेपिस्ट, फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट, कहीं पे भी, फ्रॉम योर पेरेंट्स, जो भी आपकी हेल्प पे या सपोर्ट पे है। वो सर्विस क्या होगी कि थोड़ी देर के लिए बच्चे की जिम्मेदारी किसी और के ऊपर शिफ्ट करें, कोई और उसकी जिम्मेदारी उठाए होगा, उसकी टेक केयर कर रहा होगा, उस वक्त आप अपना थोड़ा सा टाइम निकाल सकेंगे अपने ऊपर खर्च करने के लिए। ठीक है, एंड इसके ऊपर बिल्कुल भी कोई शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, आप अपने लिए ही अपना वक्त निकाल रहे हैं। और उसका नुकसान हमने पीछे देखा है कि बर्नआउट आने के बाद हमारे मजीद नुकसान होते हैं, जो हमारे सारे किए कराए पे वैसे भी पानी फेरने वाले हैं, तो व्हाई नॉट आस्क फॉर हेल्प। तो किसी की हेल्प ले लें फिर पानी फेर लें। ठीक है, तो सपोर्टिव पॉलिसीज होनी चाहिए, इंक्लूसिव सिस्टम्स होने चाहिए, ये वो सारी चीजें जो एक माशरे में होनी चाहिए। बिकॉज आई एम ए प्रेजेंटर सो आई शुड बी कवरिंग दीज थिंग्स, बट डेफिनेटली ये बाकी लोगों पे डिपेंड करेंगी। एक आवाज उठना शुरू होती है तो उसके ऊपर कोई पॉलिसी भी आती है, फिर सिस्टम्स भी बनते हैं और पीछे चीजें आती हैं। अपनी स्टोरी दूसरों के साथ शेयर करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जैसे डॉक्टर अज़ा ने कहा, आज जो 2 मदर्स हैं डेफिनेटली वो पीसीए की मदर्स हैं, उनमें से एक मदर मैं चाहूंगी कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करें वो, कि जब उनके अंदर बदलाव आया, उन्होंने अपने आप को टाइम देना शुरू किया, तो उनके बच्चे के अंदर कितना चेंज आया। और दूसरी मदर भी हमारी माशाल्लाह जो है वो बहुत जो है वो समझ के साथ वाली मदर हैं, तो वो बहुत अच्छे से हाईलाइट कर सकेंगी कि किस तरह वो अपने बच्चे के साथ कुछ चीजें मैनेज कर रही हैं। कुछ चीजें देखें, जब भी प्रेजेंटर कोई होता है तो मैं आज की स्पीकर हूँ अगर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत आइडियल सिचुएशन में होंगी, क्योंकि अभी ही हम बात कर रहे थे कि आज की तो सिचुएशन बहुत ही मेरे लिए अपने लिए खराब है, बिकॉज मेरी आईबीटी की ट्रेनिंग भी चल रही है, एंड आई कमिटेड डॉक्टर अजरा के, हाँ ठीक है 5 बजे मैं उसको एंड करके 5 बजे आपको ज्वाइन इन कर लूंगी। ठीक है, तो एट टाइम्स आपके साथ सिनेरियो इतना बिल्कुल अच्छा नहीं भी चल रहा होता। नेक्स्ट पे आ जाओ क्विकली बेटा, नेक्स्ट पे आ जाओ। कैसे करेंगे? 5 to 10 मिनट्स निकालें। अच्छा, अब इसके अंदर मैं सारे पॉइंट्स की तरफ नहीं जाऊंगी बिकॉज हमें इसको टाइम पे खत्म भी करना होगा, बट 5 से 10 मिनट बजाय इसके कि वो जो आप लोग सोचते हैं कि रात में सबको सुलाकर हम कोशिश करेंगे और 10 मिनट हमें मिल जाएंगे, वो 10 मिनट हमारी जिंदगी में कभी भी नहीं आएंगे। तो स्टार्ट योर डे विद योर टाइम, दैट इज द बेस्ट टाइम। सुबह ऐसे टाइम पे आप आराम, शुरू में ये करना मुश्किल होगा, ठीक है, बिकॉज जो सेल्फ केयर है उसके लिए वक्त, इस पे अपने आप को मुतमईन करना कि ये जरूरी है, यही बहुत मुश्किल है, ना कि टाइम निकालना। तो शुरू में हमें बर्डन ये लगता है कि सेल्फ केयर की बातें कर रही हैं कि शुरू सुबह में उठ के चाय खाली बैठ के पी लें, लेकिन इनको ये नहीं पता कि सुबह के वो 10 मिनट ही तो मेरी नींद होती है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो आपने बेसिक नीड्स अपनी देखनी है कि कहाँ पे, अदर देन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ केयर। तो वो जो 5 से 10 मिनट हैं वो आप अपना टाइम, अपना स्केड्यूल बेहतर जानते हैं, उस स्केड्यूल में से अगर थोड़ी देर सिर्फ वो चाय की या कॉफी का एक कप, या हो सकता है एक कोई नॉवेल का पेज, हो सकता है कोई एक रकत नमाज, एनीथिंग व्हाट एवर यू लाइक टू डू, आपने दिन में वो रूटीन बनाना है रोजाना। नेक्स्ट पे आ जाओ किरण, नेक्स्ट। कब करना है? एवरी डे करना है, क्राइसिस नहीं। जब मैं बिल्कुल गिरना खड़ी हो गई हूँ तब मैं ये करने वाली हूँ, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं उसको रूटीन में लेकर आऊंगी। रूटीन में लेकर आऊंगी तब वो आदत बनती है, आदत बनती है वो कंटिन्यू होती है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा। जी किरण, नेक्स्ट। कहाँ करें? क्या हमें उसके लिए बाहर जाना जरूरी है? बिल्कुल भी बाहर जाना जरूरी नहीं है, घर का एक कोना हो सकता है वो। ठीक है, एक कोने में अगर आपको जो है मजा आ रहा है, आप उस कोने के अंदर पीसफुली बैठे हुए हैं, जिस वक्त आपका दिमाग किसी चीज में इंगेज नहीं है, ठीक है, वो भी आपके लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, रादर देन आपके बाहर निकलने का भी टाइम होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें हमारी हर्डल्स क्या आते हैं? नेक्स्ट पे आ जाओ।
हमारे पास सबसे पहले जो गिल्ट है वो आ जाएगा कि अगर मैं ये वक्त अपने लिए निकाल रही हूँ तो इससे बेहतर था कि मैं शायद अपने बच्चे को वक्त दे देती। ठीक है, थोड़ा सा वक्त अपने बच्चे के लिए आप कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं, बट वो आपका एनर्जी लेवल बूस्ट अप करेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ किरण। ठीक है, वो आपको बूस्ट अप करेगा, आप अगला काम अच्छे तरीके से कर सकेंगे। दूसरी चीज क्या है, कल्चरल प्रेशर आता है। लोग क्या कहेंगे, स्पेशल नीड्स का बच्चा है, खुद देखो माँ को, वो पार्लर गई हुई है। यस, क्योंकि वो पहले इंसान है खुद, उसकी अगर अपनी बेसिक नीड है, उसको पीस ऑफ माइंड चाहिए, उसको रिलैक्सेशन चाहिए, उसको आराम चाहिए, उसको मसाज चाहिए, जिसकी वजह से वो शायद आगे के 10 घंटे, 20 घंटे, 100 घंटे मजीद अच्छा काम कर सकेगी, तो वाई नॉट। ठीक है, फाइनेंशियल स्ट्रेन आएगा, तो आपने कौन सी चीजें करनी है। नेक्स्ट पे आओ। आपकी स्लाइड्स मूव नहीं कर रही किरण। ठीक है, नेक्स्ट पे ओवरकमिंग बैरियर्स। बैरियर्स की बात हो गई, अब हम ओवरकमिंग बैरियर्स की बात कर रहे हैं कि हमने क्या करना है। अगर मैं सही होंगी तो मेरा बच्चा सही होगा। डुएबल एक्शन से कह रहे हैं, छोटी चीजें कह रही हैं, बड़ी चीजों पे जंप करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रही। सबसे पहली चीज है हेल्प जरूर लें, लो कॉस्ट या फिर फ्री वाली सपोर्ट ग्रुप्स को ज्वाइन करें, एप्लीकेशंस देखें, जैसे अभी आज का ये वेबिनार है बहुत फ्रूटफुल है, तो मदर्स को ये जरूर ज्वाइन करना चाहिए था, बट मदर्स शायद इतना भी वक्त अपने लिए नहीं निकाल पाती कि वो एक काम की बात शायद सुन पाती और डिस्कशन का पार्ट बन पाती। नेक्स्ट आ जाओ बेटा। एम्पावरमेंट क्यों जरूरी है किसी भी केयर गिवर की, क्योंकि आपको कंसिस्टेंट थेरेपी देनी होती है। अगर कंसिस्टेंसी आप नहीं दे रहे, इमोशनली यू आर नॉट कनेक्टेड, इमोशनली यू आर नॉट साउंड एंड अवेलेबल फॉर योर केयर डिपेंडेंट्स जो आपके ऊपर हैं बच्चे, तो आप क्या करेंगे। आप अगर आप में लचक नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, रेजिलियंस नहीं है, तो आप स्ट्रेस का शिकार होंगे, आप टूट जाएंगे। ठीक है, आप जब टूटते हैं तो टूटने का हमने छोटा सा डिस्कस किया था कि वो तो मजीद तोड़ने के लिए टूटते हैं, फिर हमें फिर कोई जोड़ने के लिए हमारे साथ भी नहीं होता। जब हम इसको अपना हक समझ के लेना शुरू करेंगे, एंड यू शुड बी मेंटेनिंग अ फाइन लाइन बिटवीन सेल्फिशनेस एंड सेल्फ केयर। तो ये नहीं हो सकता कि हम सेल्फिश हो जाएं, हम बात कर रहे हैं सेल्फ केयर की। नेक्स्ट आ जाओ। हाँ जी, कुछ ये रिसर्च की हाइलाइट्स हैं, किसके ऊपर यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स के, मतलब कुछ रिसर्चेस, क्योंकि जब तक हम रिसर्च प्रूवन बात ना करें हमारी बात में वजन नहीं आता। तो ये मैंने आपके लिए कुछ रिसर्चेस शेयर किए हैं। नेक्स्ट पे आ जाएं आप। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के अंदर क्या है, मदर चाइल्ड ट्रेनिंग मॉडल्स होने चाहिए कि बच्चा माँ के साथ कौन से काम ऐसे करे कि आपकी भी थेरेपी हो, तो थेरेप्यूटिक कोई काम होने चाहिए। काउंसलिंग के सेशन आप अपने लिए भी लें, अगर बच्चे की थेरेपी पे इतना खर्च कर रहे हैं तो अपने अपने ऊपर क्यों नहीं। बिकॉज सबसे पहला प्रॉब्लम आता है स्पाउस के साथ ही आना शुरू हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो जाता है, तो आपकी जो एक हेल्दी मैरिज लाइफ है वो नहीं गुजर पा रही होती। तो सेल्फ केयर के साथ साथ जब आप टाइम अपने ऊपर देना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको आगे भी हेल्प आउट कर रही होगी चीज। नेक्स्ट पे आ जाओ। अच्छा, कुछ सेशन हमने जैसे मैं प्रमोट कर रही होती हूँ, बट अगेन हमारी कुछ मदर्स इसमें अभी शामिल हैं, कुछ अभी शामिल नहीं है। और वो जो कुछ का ग्रुप है वो माशाल्लाह ऐसा ग्रुप है कि मैं कुछ भी अनाउंस करूँ, जैसे डॉक्टर हसन ने कहा मैं आपके पास आ जाती हूँ, तो हमारी कुछ मदर्स फॉरेन हमारे पास मौजूद होती हैं, बट वो जो नंबर है वो हमारा मेरे ख्याल में 200 बच्चों में शायद अब पहुंचा है वो 70 पे, वरना वो 36 पे फिक्स था बहुत अरसे तक। और उसमें क्या था, ईद मिलन पार्टी रखें, वन डिश कर लें, आप बच्चों को जब थेरेपी पे छोड़ रहे हैं वहां पे अपना सपोर्ट ग्रुप छोटा सा बना लें, और वो जो टाइम में आधा घंटा 1 घंटा बच्चे को छोड़ के आप किसी भी करीब की जगह पे जाके एक कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, एक चक्कर लगा के आ सकते हैं। उस वक्त में अपने काम मत ढूंढें, वो अपने ऊपर दें। आप पार्लर का चक्कर लगा सकते हैं उतनी देर में, तो स्टार्ट विद स्मॉल थिंग्स। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है, मैनेज हो सकता है। ठीक है, सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिशनेस, इट इज अ सर्वाइवल। अगर आप जो है अपना बेहतर तरीके से सर्वाइवल देख रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छे से जो है नर्चर करना चाहते हैं, उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं, तो बुरी बातें हमेशा याद रह जाती हैं, अच्छी बातें लोग याद नहीं रखते। बच्चे भी ऐसे ही होंगे, ठीक है, क्योंकि वो भी हमारा हिस्सा है। उसमें हम इतना एफर्ट डाल रहे हैं, मोहब्बत डाल रहे हैं, लेकिन बाज दफा जो हमारे अल्फाज होते हैं या हमारे एक्शंस होते हैं वो हमारे बच्चों पे भी गिरा गुजरते होंगे। ऑल्दो अगर वो कम्युनिकेट कर सकते हैं तो कम्युनिकेट करते हैं, अगर नहीं कर सकते, स्पेशल नीड्स वाले नहीं कर सकते, मगर उनके कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जरूर आता है। तो योर वेलबींग बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्गर फ्यूचर टू योर लव्ड वंस। ठीक है, ये आपकी वेलबींग या आप अपने आप को जो नर्चर कर रहे होंगे, अपने आप को रिलैक्स कर रहे होंगे, वो आपको
फ्लरिश होती हुई नजर आएगी। कामनेस इज कंटेजियस, आप खुद काम होंगे, आपके बच्चे में कामनेस जाएगी। तो थैंक यू। आप इस जर्नी में अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग इसके साथ हैं। सपोर्ट केयर्स को ज्वाइन करें, सपोर्ट ग्रुप्स को ज्वाइन करें और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू इतना सो बड़ा टॉपिक एलिया ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है मेरा ख्याल है मच। है, और इस पे बोलना तो आसान है, उस पे अमल करना मेरा ख्याल है बहुत ही मुश्किल है। और इसीलिए मैंने कहा कि इसमें प्रॉब्लम्स छोटी आते हैं ना। छोटी चीजों से स्टार्ट ले सकते हैं आप, 10 मिनट 15 मिनट निकाल सकते हैं और उसके बाद फिर थोड़ा वफा बढ़ाएं, सपोर्ट टीम बढ़ाएं। जैसे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में टीम बढ़ाते हैं, आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स की टीम में अपने साथ लोगों को हेल्प पे लेना शुरू करें। और ये हमारा एक अजम्पशन होता है कि शायद लोग हमारी हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम ट्राई करें तो इर्द गिर्द हमारे कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो हमारी हेल्प करता है। बिल्कुल। बिल्कुल। थैंक थैंक यू, यू थैंक यू एलिया। सो थैंक यू। मच। अब मैं डॉक्टर माहीन को कहना चाहूंगी कि वो अब ओवर टू यू डॉक्टर माहीन। और डॉक्टर माहीन हमें चैलेंजेस फॉर केयर गिवर के बारे में बताएंगी कि जिस तरह इस एलिया ने डिफरेंट केयर गिवर्स के बारे में बताया कि वो किस तरह अपने आप को टेक केयर कर सकते हैं, किस तरह अपनी हेल्प कर सकते हैं। अब जो चैलेंजेस केयर गिवर फेस कर रहे होते हैं वो डॉक्टर माहीन हमें बताएंगी। छोटा सा डॉक्टर माहीन का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि डॉक्टर माहीन इज ए स्पेशल एजुकेटर कंसल्टेंट एंड शी डिड दिस फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी एंड शी इज द फाउंडर ऑफ Funclusion and she is also advocate for neurodivergent children. Thank you so much, Dr. Maheen. Over to you. Thank you, Assalamualaikum. I'm going to share. Alaikum assalam. जी आप खुद शेयर कर सकते हैं slide? मैं कर रही हूँ. Okay. Okay, so my introduction already Kevin ने दे दिया है, so I will jump straight into it. Caregivers कौन होते हैं? डॉक्टर अज़रा ने ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया कि caregivers कौन-कौन होते हैं. सिर्फ फैमिली और पेरेंट्स और ये सब नहीं होते, और भी जितनी environment में होते हैं बच्चे, नैनीज, मेड्स, आंट्स, अंकल्स, ग्रैंड पेरेंट्स, कभी-कभी आपके पेरेंट्स के फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बहुत हेल्प किया है। जब कोविड था और कोई भी नहीं हेल्प कर सक रहा था मुझे, तो मेरी एक फ्रेंड थी जो आई, पहले वो दूसरे कमरे में रही 3-4 दिन, फिर टेस्ट कराया, उसके बाद वो आके उसने मेरे साथ हेल्प किया था, मेरे बच्चों के साथ, बिकॉज़ दैट वाज़ अ वेरी टफ टाइम फॉर देम। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं? स्पेशल नीड्स बच्चे की मैं सिर्फ़ उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ अभी। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं, होम लाइफ़ पे तो मैं अभी आ ही नहीं रही, अभी तो मैं सिर्फ़ बच्चे की लाइफ़ के बारे में बोल रही हूँ कि थेरेपीज़ मैनेज करना, स्कूल मैनेज करना, रूटीन्स, एंड ये कहने में शायद इतना वो नहीं लगता जितना ये मुश्किल है। स्पेशली अगर आपके मेरे दोनों बेटों को ऑटिज़्म है। सो मेरा आधे से ज़्यादा दिन जो है वो रोड पे गुज़रता था, बिकॉज़ सुबह एक को स्कूल छोड़ा, वापस आई, दूसरे को स्कूल छोड़ा, वापस आई, फिर तो पिक किया एक-एक करके, फिर थेरेपीज़ पे, एक की स्पीच वापस, फिर दूसरे की स्पीच वापस। तो मतलब मेरे दिन के 6-8 चक्कर तो थेरेपीज़ के लग रहे होते थे। पिकी ईटिंग, अब ये जो मदर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इससे रिलेट कर सकेंगी कि आपको सब बाकी सब जो है वो पूछते होंगे कि क्यों ये फ्रूट नहीं खाता, सब्ज़ी नहीं खिलाती इसको, कोई न्यूट्रिशियस चीज़ नहीं खिलाती, क्यों नहीं खिलाती? ये तो सिर्फ़ ये खा रहा है। अब ज़ाहिर है अब एज़ अ मदर हम ये तो नहीं चाहते कि वो सिर्फ़ अनहेल्दी खाना खाए, हम तो चाहते हैं हेल्दी खाना खाए, लेकिन ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि वी हैव टू पिक आवर बैटल्स, बिकॉज़ एक दिन में हमारी 1000 बैटल्स होती हैं। तो उसमें से अगर खाने की हम लेट गो कर रहे हैं, तो दूसरों को समझ आना चाहिए कि हम और भी बहुत कुछ कर रहे हैं। और विलिंगली तो कोई नहीं कहेगा अपने बच्चे को, हाँ, तुम अनहेल्दी खाना खाओ। प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट आप दूसरों को भी दे रहे होते हैं, अपने स्पाउस को दे रहे होते हैं, बच्चों को दे रहे होते हैं, जो अगर आपके न्यूरोटिपिकल बच्चे हैं, उनको दे रहे होते हैं, बिकॉज़ उनको लगता है कि उनको अटेंशन नहीं मिल रही है, सारी अटेंशन न्यूरोडाइवर्जेंट बच्चे को जा रही है, तो उनके फिर इश्यूज़ शुरू हो जाते हैं। मेल्टडाउन्स, ये तो मतलब आई थिंक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि मेल्टडाउन जब होता है, तो हम एज़ अ मदर हम पे क्या गुज़रती है। चाहे वो बाहर हो, चाहे वो घर के अंदर हो, चाहे वो एक कमरे के अंदर हो और कोई ना भी हो सामने, फिर भी मेल्टडाउन जो है वो जितना उस बच्चे के लिए ट्रॉमेटिक होता है, उतना ही हम मदर्स के लिए भी ट्रॉमेटिक होता है।
और हमें भी टाइम लगता है उस चीज से निकलने में। द बेस्ट थिंग टू डू इज उस वक्त आप काम रहें, जैसे एलिया ने कहा था कि बिल्कुल काम रहें। जो हो रहा है वो उस वक्त वो बच्चा हेल्प नहीं कर सकता, वो एक उसके अंदर फंस गया है, आप बिल्कुल काम रहें। दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेंसरी नीड्स, इतने सारे बच्चों की डिफरेंट सेंसरी नीड्स होते हैं, कुछ सेंसरी सीकिंग होते हैं, कुछ सेंसरी अवॉइडिंग होते हैं। उनके लिए आपने देखना है, अब एक मेरा बेटा जो है वो फुल वॉल्यूम पे टीवी देखना चाहता है, दूसरा जो है वो कानों पे हाथ रख लेता है बिकॉज उसको साउंड नहीं पसंद। दोनों भाई हैं, एक ही घर में रहते हैं, अलग तो मैं कर नहीं सकती। तो होता है मुश्किल, लेकिन करना पड़ता है इसको मैनेज और नेविगेट। एडवोकेटिंग फॉर सर्विसेज, दिस इज अनदर थिंग। यहाँ पे तो खैर इतना शायद ज्यादा नहीं होगा, बाहर ही होता है कि आप यू नो सर्विसेज जो है वो आपको फ्री मिलती है स्टेट की तरफ से, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा लड़ना पड़ता है, थोड़ा सा उनको पुश करना पड़ता है। यहाँ पे भी होता है कि सर्विसेज के लिए मतलब आई नो के वेट लिस्ट है बहुत लंबी लंबी, स्पीच थेरेपी के लिए, ओटी के लिए, उसमें लगे हुए होते हैं। स्कूल से थोड़ा बहुत लड़ना पड़ता है, तो स्कूल जो है वो भी इंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, शुरू हुए हैं जाना, तो दे स्टिल हैव लॉन्ग वे टू गो। चैलेंजेस अभी मैं सिर्फ लिस्ट डाउन करूंगी, फिर आगे इनकी बात कर सकते हैं हम कि क्या चैलेंजेस हैं। सो फर्स्ट चैलेंज क्या है कि वो बर्नआउट एंड फटीग, ये व्हाई इट हैपेंस कॉन्स्टेंटली हम ये बच्चे के साथ इन्वॉल्व होते हैं। जो मदर है वो कभी उसको ऑफ टाइम नहीं मिलता, जैसे एलिया कही थी कि 10 मिनट आप निकाल लें, आपको खुद निकालने पड़ेंगे, और कोई नहीं निकालेगा। और वो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बाकी लोगों का जो काम होता है वो वीकेंड आ जाता है, या छुट्टियां आ जाती है, या कुछ ऐसे हो जाता है, या वो शाम को उठ के चले जाते हैं। इन मदर्स का नॉन स्टॉप होता है क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो मदर के अलावा किसी और के साथ रहेंगे भी नहीं। तो फिर आप क्या करेंगे, फिर उस बच्चे को क्या करें? और तो मदर के लिए वो ब्रेक जो है वो ऑब्वियसली इवेंचुअली वो एक मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इन सारी चीजों को अफेक्ट करती है। एंजाइटी, डिप्रेशन, वेरी वेरी कॉमन। हम पहला थॉट स्पेशल नीड्स मदर या पेरेंट्स का ये होता है कि हमारे बाद क्या होगा, जिसका जवाब नहीं है। मेरे ख्याल से अभी तक तो मुझे कोई नहीं मिला जिसके पास ये हो, बट पहला सवाल ये होता है कि हम तो मर जाएंगे, फिर इनका क्या होगा। तो वो जो कांस्टेंट वरी होती है, एक जिसका जवाब नहीं है, मतलब बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, कुछ के पास है, जिनके पास है वो बहुत लकी है, लेकिन ज्यादातर के पास नहीं है, क्योंकि उनको यही लगता है कि हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता। मुझे भी यही लगता है कि मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। तो वो एक वरी कॉन्स्टेंटली रहती है, उसकी आपको एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन हो सकता है, फिर फाइनेंशियली वेरी वेरी टैक्सिंग, मतलब फाइनेंशियल, इमोशनल, मेंटल, हर सेंस में आप स्ट्रेन होता है मदर के ऊपर। अब एज एज फैमिली मेंबर या फ्रेंड या कुछ आप क्या कर सकते हैं, साइंस टू लुक आउट फॉर, कि मतलब आपको लग रहा है कि अगर मदर डाउन है, इरिटेबल हो रही है, क्रैंकी हो रही है, नींद नहीं पूरी हो रही, यू नो बार बार उठ रही है, या स्पाउसेस को बहुत ज्यादा सपोर्टिव होना पड़ता है इसके लिए, और घर में जो भी और रह रहा है, अगर आपकी बहन है, यू नो जो भी है, छोटा है बड़ा है, उनको ये चीजें देखनी पड़ती हैं, या अगर थोड़ा सा टाइम देंगे और फोकस करेंगे, आपको नजर आ जाएंगे साइंस बहुत आसान से। गिल्ट एंड सेल्फ डाउट, जब हम फाइनली अगर निकाल भी लें थोड़ा सा टाइम अपने लिए, और वो टाइम क्या है कि आप जाके ग्रोसरीज लेके आ रहे हैं, तो वो जो गिल्ट है, जैसे आपने कहा कि सैलून चली गई, कह रही थी कि इनका बेटा ऐसा है, ये तो खुद सैलून गई है, ये बातें बहुत लोग करते हैं, तो दिस इज वेरी ट्रू। लेकिन और उसके अलावा उनका अपना गिल्ट भी होता है मदर्स का, कि हम ये क्यों एंजॉय कर रहे हैं, जैसे अभी बात कर रहे थे हम, वी शुडंट बी डूइंग दिस, क्योंकि हमें तो बच्चे के साथ होना चाहिए। तो वो इंटरनलाइज प्रेशर जो होता है, वो हम खुद अपने ऊपर मदर्स डालती रहती है। मैं जब बाहर थी तो मैं ग्रोसरीज लेने जाती थी, और मुझे इतना गिल्टी फील होता था कि बच्चे घर पे हैं, अकेले नहीं थे, लेकिन मुझे लगता था कि मैं जल्दी से लूँ और घर जाऊँ। उनको पता भी नहीं होता था कि मैं घर पे हूँ, नहीं हूँ, आई गई, लेकिन मुझे वो गिल्ट बहुत ज़्यादा फील होती थी। तो इस तरह से होता है, क्वेश्चनिंग इफ दे आर डूइंग इनफ। तो आई थिंक टिपिकल बच्चों की भी मदर्स को लगता है, हर माँ को लगता है कि आई एम नॉट डूइंग इनफ, मैं जो भी कर रही हूँ वो कम है। इम्पैक्ट क्या होता है? रिलेशनशिप्स अफेक्ट होती हैं, दूसरे बच्चों के साथ रिलेशनशिप्स अफेक्ट होती हैं,
सेल्फ वर्थ खत्म हो जाती है आपकी, बिकॉज आप और कुछ कर नहीं रहे। दूसरों की नजर में शायद आप ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन अपनी नजर में आपको लगता है कि मैं तो मतलब करियर छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दी, दूसरे बच्चों को थोड़ा निग्लेक्ट कर दिया, तो मैं तो सिर्फ इसी में लगी हुई हूँ और मैं मतलब और क्या कर रही हूँ मैं। बट उसके अंदर जो छोटी छोटी चीजें हैं वो नहीं नजर आती, और वो मदर्स अपने आप को वो क्रेडिट देती भी नहीं है। आई एम वन ऑफ देम। तो ऐसा नहीं है कि मैं करती हूँ। आइसोलेशन, दिस इज समथिंग अ लॉट ऑफ देम सफर फ्रॉम। अब आइसोलेशन का मतलब ये नहीं है कि वो अकेले घर में बैठी हुई है या अकेले एक जगह बैठी हुई है। फिजिकल आइसोलेशन भी होती है, लेकिन सोशल आइसोलेशन भी होती है। एंड वो इस तरह से होती है कि आप यू फील द ऑड वन आउट, यू फील यू आर द ऑड वन आउट। तो वो आइसोलेशन जो है, लोनलीनेस और वो सारा कुछ, दैट कैन लीड टू डिप्रेशन एंड एंजाइटी। एंड बाहर जाने के लिए होता है कि ओ मैं जाऊंगी बच्चे को लेके तो प्रॉब्लम होगी, अगर मेल्टडाउन हो गया क्या हो गया, सब देखेंगे घूरेंगे। और अगर नहीं हो, अगर मैं अकेले जाती हूँ तो फिर वही गिल्ट कि मतलब मैं कैसे इतनी तैयार होकर बाहर जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे की ये कंडीशन है। मुझसे एक दफा किसी ने पूछा था कि अच्छा तो तुम्हारे बेटे, दोनों बेटों को ऑटिज्म है? मैं कहा जी। ये अच्छा लेकिन लगता तो नहीं। मैंने कहा क्या मतलब, उनको देख के? ये नहीं, तुम्हें देख के नहीं लगता, बिकॉज तुम हमेशा खुश होती हो, स्माइल कर रही होती हो, तो तुम्हें बुरा नहीं लगता कभी? मैंने कहा अगर मैं ना कर रही होती, मैं रो रही होती तो मैं यहाँ आती। मैं कहा नहीं आती। तो मतलब सबके अपने मोमेंट्स होते हैं, उनको थोड़ा बहुत आप बल्कि इनकरेज करें कि ज़रूर जाएँ। सोशल विथड्रॉल, ये जो अभी बात कर रहे थे कि पब्लिक सिचुएशंस में घबराना, कि क्या हो जाएगा, बच्चा क्या कर देगा, दूसरे लोग जज करेंगे, देखेंगे, और कुछ नहीं तो आपको लगता है कि उनके बच्चों को देख के आपको ज़्यादा लगता है। तो फिर आप कहते हैं अच्छा ठीक है, बेहतर है कि मैं जाऊँगी ना। या फिर ऐसा होता है कि वो सारे बच्चे आपस में खेल रहे हैं, आप नहीं देख रहे, जिसको हम कहते हैं ना डिनायल होता है। फिर डिफरेंट जो फेजेज़ आते हैं जब पेरेंट्स को पता चलता है, इसमें एक फेज़ आता है जिसमें वो होता है लॉस ऑफ या ग्रीविंग द लाइफ दैट यू डोंट हैव, और द लाइफ दैट यू विल नेवर हैव। बिकॉज़ आपने अपने दिमाग में सोचा हुआ होता है कि अच्छा ये होगा, मेरे बच्चे होंगे, स्कूल में जाएँगे, ये करेंगे, बड़े होके ये करेंगे। तो वो जो लाइफ आपने ऑलरेडी अपने दिमाग में प्लान की भी होती है, व्हिच इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग, तो वो लाइफ जब एकदम से पूरी लूज़ हो जाती है एंड यू डोंट नो कि अब क्या होगा, इतनी अनसर्टेनिटी है, सो उसका भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है और दूसरों को देख के वो और ज़्यादा लगता है। तो उस वजह से कभी सोशल विथड्रॉल भी हो जाता है, मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इफ़ेक्ट होती है, सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग नहीं रहती। तो इसलिए सपोर्ट ग्रुप्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी मदर्स के साथ कनेक्ट करना या प्रोफेशनल के साथ कनेक्ट करना, हू कैन रिलेट टू यू, हू कैन अंडरस्टैंड यू, इट्स वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, इट विल रियली हेल्प। सेल्फ नेग्लेक्ट, अगेन ये मतलब वही सारी चीज़ें मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूँगी। तो ये अभी जैसे एलिया ने बोला था, डॉक्टर असरा ने बोला था कि सेल्फ केयर इज़ नॉट सेल्फिश। ये 2 बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। सेल्फ केयर ज़रूरी है बिकॉज़ अगर आपको किसी और के लिए केयर करनी है, तो आपको पहले अपनी सेल्फ केयर करनी पड़ेगी। आप ठीक रहेंगी, तो फिर आप आगे किसी और की केयर कर सकती हैं या मदद कर सकती हैं। इसमें बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। इमोशनल सेल्फ केयर कैसे होती है, कोई हॉबी पकड़ लें आप, बुक रीडिंग पकड़ लें, 10 मिनट निकाल के कुछ आपने कर लिया, कोई टीवी देख लिया। पर्सनल कोई बुक, लर्न अ न्यू स्किल, कुछ बिज़ी कर लें अपने आप को, कुकिंग कुकिंग नहीं पसंद, बेकिंग कर लें, कुछ जो भी आपका जो अच्छा लगता है, जिससे आपको खुशी होती है, ऐसी कोई चीज़ करें। फिज़िकल का मतलब है कि मतलब फिज़िकल में आ जाती है एक्सरसाइज़, मसाज, वॉक, इन सारी चीज़ों ये प्रोफ़ेशनली। अब अगर आप काम कर रही हैं, बहुत सारी मदद काम भी कर रही होती हैं। अब काम करना और फिर घर मैनेज करना और फिर उस न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे को मैनेज करना, दैट्स अ लॉट। तो वो आपको हर चीज़ को रोक के एक ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब लेते हैं, सो देयर इज़ नो रीज़न कि आप नहीं ले सकते। स्पिरिचुअल, हम तो यही करते हैं ज़्यादातर मेरे ख़्याल से। स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल भी है, बी क्रिएटिव, मेडिटेट, कीप अ जर्नल, ताकि सेल्फ रिफ्लेक्ट करें, आपको समझ आए, यू सी पैटर्न्स, यू सी कि कौन-सी चीज़ें ज़्यादा बॉदर कर रही हैं आपको, कौन-सी ज़्यादा स्टैंड आउट कर रही हैं, देन यू कैन एड्रेस दोज़। सपोर्ट किस टाइप की हो सकती है? सो वेरी क्विकली सपोर्ट ग्रुप्स हो सकते हैं, जैसे हमने बात की थी, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग हो सकती है, रेस्पाइट केयर हो सकती है, डॉक्टर अज़ा ने बोला था आई थिंक
emotional check-ins, short courses on parenting, caregiving and self-care. This you can do very easily. This ये आप अपने घर में भी बैठ के कर सकते हैं। So इसके लिए तो टाइम आप निकाल सकते हैं कि छोटा सा कोर्स आप कर लें, सेल्फ केयर पे कर लें, केयर गिविंग पे कर लें, पेरेंटिंग पे ना करें। पेरेंटिंग तो आप वैसे ही एक्सपर्ट हैं अपने बच्चे की। स्किल बिल्डिंग वर्कशॉप, कोई नई एक स्किल एक्वायर कर लें, जिसमें आपको लगे कि सेल्फ वर्थ थोड़ी आपकी अपलिफ्ट हो कि अच्छा नहीं मैं कुछ कर रही हूँ। इंक्लूसिव फैमिली इवेंट्स, प्रमोटिंग इंक्लूसिव प्ले विद सिबलिंग्स। सिबलिंग्स को अक्सर वो बहुत डिस्कनेक्टेड फील करते हैं पेरेंट्स से भी और दूसरे बच्चे से भी, और कभी वो रिजेंटमेंट भी आ जाती है दूसरे बच्चे के लिए, न्यू डाइवर्जेंट बच्चे के लिए। तो उनको निग्लेक्ट ना करें बट उनको इंक्लूड करें और उनको दिखाएं और मॉडल करें और समझाएं कि किस तरह से वो अपने बहन या भाई जो भी न्यू डाइवर्जेंट सिबलिंग है उसके साथ किस तरह से खेल सकते। फैमिली इवेंट्स जो हैं अक्सर ज्यादातर अगर एक बच्चे को ऑटिज्म है दूसरे को नहीं होता, तो अगर आप बुला रहे हैं आप दोनों को बुला रहे हैं। क्लियर कम्युनिकेशन, लिसन विदाउट जजमेंट, लिसनिंग, सिर्फ बैठ के सुनना, चाहे वो मेंटल हेल्थ काउंसलर के पास जाएं, चाहे किसी दोस्त के पास जाएं, चाहे फैमिली के पास जाएं, सिर्फ कोई दिल हल्का करने वाली बात है कि कोई दिल का हल्का करने के लिए हो। ऑफर प्रैक्टिकल हेल्प, ये बहुत अच्छी चीज होगी, बहुत ज्यादा हेल्पफुल चीज होगी अगर कोई कर सकता है कि फिजिकल और प्रैक्टिकल हेल्प दे दे कि अच्छा मैं ये करती हूँ, मैं बैठती हूँ आधे घंटे को 1 घंटे को, तुम जाओ जाके सो जाओ या खाना खा लो आराम से, या चलो टीवी देख लो, सैलून चली जाओ, मसाज के लिए चली जाओ, कुछ अगर ये हो सकता है तो ये आई थिंक इससे ज्यादा हेल्पफुल चीज कोई नहीं होगी। फिजिकली कोई आके बोले कि अच्छा मैं तुम्हारे बच्चे को संभाल लेती हूँ, तुम जाओ। इंक्लूड केयरगिवर्स इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। सो जाहिर है अब हर चीज हम लोग प्रोफेशनली, आप लोगों को लगता होगा कि हम बहुत एडवाइस देना कोई मुश्किल बात नहीं है और आपने तो खुद बोल दिया, बट एक्चुअली हमारे लिए ये बहुत मुश्किल है। आपने कह दिया ये करें ये करें ये करें, लेकिन हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, ये नहीं है। तो अगर आप केयरगिवर्स को उस प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करेंगे तो आपको ये समझ आएगी कि उनकी लाइफ जिस तरह से है उसके अराउंड आप क्या एडवाइस देंगी, वो लाइफ कैसे आप इजी बना सकती हैं। सबका अपना-अपना है, सबका अपना हाउस होल्ड है, अपना लाइफ है। उसी दायरे के अंदर रहते हुए आपने उनके लिए सॉल्यूशंस ढूँढनी है और उनकी लाइफ आसान बनानी है और बच्चे की। एडवोकेट फॉर बेटर सर्विसेज एंड केयरगिवर राइट्स। केयरगिवर राइट्स यहाँ पे कुछ है, लॉज़ भी हैं, लेकिन वो मतलब उसमें मैं नहीं जाऊँगी, वो मेरा एरिया भी नहीं है। बट बेटर सर्विसेज के लिए तो आई थिंक हम लोग सारी ज़िंदगी लड़ते रहते हैं। जो मदद होती हैं स्पेशल नीड्स की, चाहे वो स्कूल से हो, चाहे वो थेरेपिस्ट से हो, चाहे वो दूसरे लोगों से हो, और एडवोकेट करें। अगर आपका बच्चा न्यूरो डाइवर्जेंट है और कोई और आ रहा है, तो आप बच्चे को मना करने के बजाय कि ये नहीं करो, ऐसे खड़े हो, हाथ नीचे करो, आप दूसरे इंसान को बताएँ जो न्यूरोटिपिकल है, जो ज़्यादा आसानी से समझ सकता है कि उसके साथ किस तरह इंटरैक्ट करना है। So that's how you can be an advocate for your child. Final thought. This is just a quote which I really liked. Self-care is not a break from life's responsibilities. It's what gives you the strength to carry them. I really like this quote. So that's it. Thank you. Any questions? Thank you, Dr. Maheen. माहीन से के बाद अब हम मदर्स पे आने से पहले थोड़ा सा एक क्वेश्चन मेरा है डॉक्टर माहीन से कि जब किसी को पता चलता है कि उनके ऑटिज्म है तो दे मोस्टली ट्राई टू फ्रॉम पाकिस्तान टू स्टेट्स और कनाडा, और लेकिन आपके साथ थोड़ा सा आपने बाहर से यहाँ आई है ना, उल्टा तो किया एक तो इसका रीजन मैं पूछूंगी। अब बिफोर मदर्स फिर मैं अपनी प्रोफेसर डॉक्टर मुमताज लाखानी से कुछ कमेंट्स लूंगी, फिर हम मदर से, ठीक है जी। जी भाई। जी। अच्छा तो हाँ, मुझसे ये सवाल ऑलमोस्ट रोज पूछता है कोई ना कोई कि वापस क्यों आई? तो हाँ, मैं गई थी, मैं बिल्कुल बच्चों की वजह से ही गई थी, शिफ्ट हुई थी। फिर मैंने वहाँ पे अपनी पढ़ाई भी कर ली, क्योंकि हमें यहाँ बैठ के लगता है कि अच्छा वहाँ तो सब कुछ होता है, बहुत आसान है और उधर तो बेस्ट एजुकेशन होगी, इतना ज़बरदस्त उनका सिस्टम है, वो तो इतने सालों से है, डेकेड से है। लेकिन ऐसा नहीं है। एजुकेशन सिस्टम डेफिनिटली, बिकॉज़ इट्स बीन डेकेड्स, उनका एजुकेशन सिस्टम जो है वो इतना पुराना है, स्पेशल एजुकेशन सिस्टम, कि ज़ाहिर है वो
बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्टिव है, लेकिन वो जो पूरा बाकी का उनका सिस्टम है कंट्री का और स्कूलिंग का और उसका, उसमें स्ट्रगल्स और बैरियर्स और लड़ना और लॉयर हायर करना और ये करना, वो सब है, वो सारा कुछ है। तो आपके लिए ये नहीं कि अच्छा आप गए और सब कुछ हो गया आराम से और फ्री में हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो आपको लग रहा होता है फ्री में हुआ है, लेकिन वो उतने ही या उससे ज़्यादा अमाउंट जो है वो आपकी खर्च हो रही होती है किसी और चीज़ पे, लॉयर पे या इस पे या उस पे टू गेट दोज़ सर्विसेज़। सो इट्स नॉट दैट ईज़ी एंड मेरा स्पेशली बिकॉज़ 2 बच्चे थे, तो फिज़िकली भी मेरे ऊपर बहुत स्ट्रेन हो रहा था बिकॉज़ मैं काम भी कर रही थी, फिर घर के काम भी थे, फिर 2 बच्चे थे जो बड़े हो रहे थे and my younger one, who's a very big boy, who's 9 years old, he was physically very aggressive. So he used to bite and scratch. तो मुझे उसके लिए हेल्प नहीं मिलती थी। जिस बेबी सिटर या नैनी को मैं हायर करती थी, वो कहते थे ये सेफ्टी रिस्क है, हम तो नहीं कर रहे। तो उसके साथ कोई काम करने को तैयार नहीं था। तो मैं फिर जब उसके स्कूल आने से पहले मैं घर आ जाती थी और उसके बाद मैं अंडे डबल रोटी लेने भी नहीं निकल सकती थी और दोनों को साथ में नहीं जा सकती थी। तो मतलब हमें लगता है लेकिन बहुत ज़्यादा टफ लाइफ होती है वहाँ पे और यहाँ पे बहुत सारी आसानियाँ हैं और उनके और ये चीज़ आई विल से दिस बिकॉज़ मुझे 1 साल लगा ये डिसीज़न लेने में। क्योंकि अगेन वो जो गिल्ट था कि मुझे पता है मेरे बच्चों के लिए यहाँ रहना अच्छा है, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा। बट उसके लिए आई हैड टू हिट रॉक बॉटम टू देन कम टू अ प्लेस वेयर आई सेड कि ओके, नो, आई एम डूइंग द बेस्ट आई कैन एंड दिस इज़ इनफ। सो आप वो रॉक बॉटम का वेट नहीं करें। You should know you are doing the best you can and it's enough. So that's just a piece of advice that I'd really like to give all the mothers. थैंक यू डॉक्टर माहिन। अब अब मेरा ख्याल है कि हम प्रोफेसर डॉक्टर मुमताज रखानी यहाँ पर जी डॉक्टर मुमताज। से व्यूज ले लें, फिर हम मदर्स के मेन पैनलिस्ट हमारी मदर्स हैं। जी जी डॉक्टर मुमताज। बस अपना माइक अनम्यूट कर लें आप प्लीज। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? वालेकुम, आवाज आ रही है? जी 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 आवाज जी आ रही है। वालेकुम हाँ। अस्सलाम। वालेकुम, फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर अजरा एज यूजुअल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। डॉक्टर अजरा जो है कसम से मैं कहती हूँ इनकी एनर्जी को तो मैं सलाम करती हूँ। इन्होंने मुझे ऑटिज्म सिखाया है, मैं आपको सच्ची बता रही हूँ। मैं बहुत सीनियर पीडियाट्रिशियन हूँ, डॉक्टर अजरा से भी शायद 20 साल आगे वाली हूँ, लेकिन ऑटिज्म मैंने जो है वो डॉक्टर अजरा से सीखा है, इनके ये सेमिनार्स अटेंड कर करके। तो लास्ट जब सेमिनार था तो इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं चेयरपर्सन बनूं, लेकिन उस वक्त मेरी थोड़ी तबीयत ऊंची नीची थी, तो मैंने कहा कि और मेरी क्लिनिक होती है, आज माहिन भी मेरी क्लिनिक में थी, तो 4 बजे के बाद है ना बिल्कुल हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो कल पता नहीं 2 दिन पहले मुझे ख्याल आया कि इसने अनाउंस किया है अजरा ने, तो लेट मी ऑफर कि मैं आ सकती हूँ। सो थैंक यू अजरा। मेरे पास भी गिल्ट था कि मैंने मना क्यों किया ना, क्योंकि उसके बाद मैंने सेमिनार अटेंड किया। एनीवे दिस शोज डॉक्टर अजरा's डेडिकेशन, परसिवरेंस, कि आपने मना किया फिर दूसरे हफ्ते आपको ये ख्याल आ गया कि चलो मैं कर लूँ। So डॉक्टर अजरा, आई एम नॉट एनर्जेटिक, आपकी एनर्जी मेरे अंदर ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, अब और मैं जो वैसे है वो सेमिनार तो वह नहीं जिसके के लिए मैंने आपसे कहा था, और एक्चुअली ही वाज फ्रॉम इंडिया, तो इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर का हाँ, मसला हुआ तो वो तो ड्रॉप हो गया, तो हम अच्छा बाद में करेंगे। अच्छा, इंशाल्लाह ताला। चले, अच्छा हाँ है कि आपने ठीक है, ऑफर हाँ। किया और हमारा काम हो गया। और अभी मेरा भी ख्याल है आपको हम पता है अभी मदर्स भी पर। एक, हाँ जी एक जी, पेरेंट बहुत आई बहुत थी थैंक्स अ और लॉट। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो डॉक्टर अजरा कौन सा फॉर्म कहती हैं जो मदर्स फिल करती हैं और उनको सस्पिशन हो कि उनके बच्चे को। डॉक्टर अजरा को सिर्फ एक मैसेज भेजने की जरूरत थी, फौरन आ गया एम चैट वेबिनार। तो सीरियसली डॉक्टर अजरा यू आर रिसोर्सफुल पर्सन। माहिन आई थी, माहिन की मदर इन लॉ मुझे जानती थी, तो मुझे फोन आया कि भाई इनकी हेल्प करें, तो मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ की बात है, मेरे पास तो डॉक्टर अजरा है, आप कांटेक्ट में चली जाए। आई एम सो ग्लैड टू सी दिस कोलेब्रेशन बिटवीन माहिन एंड डॉक्टर अजरा, क्योंकि देखिए जब तक हम मिलकर सब बात नहीं करेंगे ना, कुछ आगे नहीं बढ़ सकता है। और ये मतलब स्पेशल मतलब क्या न्यूरो डिफरेंट बेबीज, डिफरेंट चिल्ड्रन, अब हम इनको डिसेबल भी नहीं कहते हैं, हम इनको कहते हैं कि न्यूरोलॉजिकली डिफरेंट चिल्ड्रन के साथ। मैं सिंगल मदर हूँ तो मुझे पता है कि मदरहुड कितनी डिफिकल्ट है।
और खुदा न खास्ता मैं सोच नहीं सकती हूँ कि एक बच्चा अगर उसको कुछ और प्रॉब्लम हो तो कितना मुश्किल होता होगा ना। जब डॉक्टर माहिन भी वापस आई तो मैं समझ गई थी कि वो क्यों आई है। शी वॉन्टेड टू लुक आफ्टर हर सेल्फ टू। न्यूयॉर्क में मैं भी रह कर आई हूँ और वो भी रह कर आई हैं। ये सब दूर के डोल सुहाने हैं कि यहाँ तो वो थेरेपिस्ट आएगी और सोशल वर्कर आएगी। भाई मेरी बात सुने, करना सब अपने हैं। वो एक सिस्टम है, उसमें कभी कभार वो आ जाते हैं और इट्स अ वेरी गुड सिस्टम है। ऑफ कोर्स आई विश के फ्यूचर में हम भी इसी डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है। लोग जो है ना, ये मैंने भी गलती की थी, थोड़े सा बच्चे के साथ प्रॉब्लम है, चलो अमेरिका। यू नो जब मैं वापस आई तो एक साइकाइट्रिस्ट ने कहा, क्या आप इसलिए चली गई कि उसको बिहेवियर प्रॉब्लम हो रहा था, तो वहां है क्या इलाज इसका? तो कभी कभी हम अपनी कंट्री को, अपने रिसोर्सेज को अंडरमाइन करते हैं, तो वो भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, मुझे जो है वो डॉक्टर अजरा की प्रेजेंटेशन में जो बहुत अच्छी बात लगी, उनका एक कमेंट था, डायग्नोसिस एंड लेबलिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, इंटरवेंशन इज इम्पोर्टेंट। और ये सबको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये सही बात है। हम भी बच्चों को देखते हैं, कभी कभी समझ नहीं आता है कि भाई इसको ज़रूरत है या नहीं है। मैं पेरेंट्स को कहती हूँ, जाएं ना, टेस्ट करा लें, ट्रीटमेंट वो कहते हैं थोड़ी देर करा लें, आपको खुद पता चल जाएगा आपका बच्चे में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। लेकिन एक चीज़ अवेलेबल है तो उसको अवेल करें, ताकि आपका बच्चा आगे जाके प्रोडक्टिव हो। और डॉक्टर आलिया का जो मैंने, मतलब आलिया हैदरी का जो मैंने लेक्चर सुना, तो मुझे एक बात याद आ गई कि जब हम प्लेन में बैठते हैं तो वो कहते हैं, प्लीज पुट योर मास्क फर्स्ट एंड देन योर चाइल्ड। ये आप सब ने, जिसने ट्रेवल किया उसने सुना होगा। प्लेन क्यों? अगर हमारी ऑक्सीजन कम है तो हम दूसरों को ऑक्सीजन नहीं पहुंचा कैनॉट सकते। सर्वाइव। तो एग्जैक्टली यही आज का जो आपका था ना, मतलब माहिन की प्रेजेंटेशन, आपकी प्रेजेंटेशन, अजरा की, उसमें मुझे यही सीखना मिला कि भाई केयर गिवर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उनकी भी अपनी लाइफ होती है। मेरे पास, सॉरी मैं कुछ लंबा तो नहीं कर रही हूँ, तो मेरे पास जब कपल आता है ना 1 महीने का बच्चा लेके, तो दोनों इतने डिप्रेस से नजर आते हैं, क्योंकि पहले वो रोज मूवीज में जाते थे, होटल में जाते थे, अब कंप्लीट लाइफ खत्म, बस वो बेबी है और हम है। तो मैं उनको कहती हूँ, घर में है ना, सास हैं, नंद हैं, अच्छी हैं बुरी हैं जैसी भी हैं, 2 घंटे के लिए बच्चे को संभाल लेंगी। आप उनके पास बच्चा छोड़ के एक मूवी देख कर आए, थोड़े रोमांस को कंटिन्यू करें, उस रोमांस को छोड़े नहीं, अब ज्यादा जरूरत है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा आपने टॉपिक किया है। और मुझे डॉक्टर अजरा की यही बात अच्छी लगती है कि वो डिफरेंट ग्रुप्स को जो है इन्वॉल्व कर रही है। और वाकई ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी, जब तक टीचर, पेरेंट्स, केयर गिवर, दादा दादी ना, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हम कहते हैं कि दादा दादी को ले आओ तो हम समझाएं, क्योंकि माँ कहती है मुझे ब्रेस्ट फीडिंग करनी है, वो कहती नहीं, बच्चा शोर मचा रहा है, फॉर्मूला दे दो। तो दिस इज एग्जैक्टली, ये नहीं यही एक्सक्यूज है। मी ठीक है, और डॉक्टर दूसरा मुमताज, जो हम है, पहले मदर से भी पूछ लें, फिर हम और आपके व्यूज ले लेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, जाइए। आई एम सो सॉरी, आई थिंक इट्स अ गुड आई आइडिया, हैव पर सोर थैंक्स थ्रोट। अगेन। आई मेरी लर्नड अ आवाज भी लॉट कुछ कि हम सब जी इसके जी थ्रू जा रहे होते हैं ना, एज अ मदर्स। चलें, उस्मा गिलानी अब मदर्स को अपॉर्चुनिटी दें क्या? मिस कंदील, आपसे स्टार्ट कर देते हैं हम। नहीं, आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट अनम्यूट योरसेल्फ। म्यूट आवाज करें नहीं आप। आ रही कंदील। हेलो, आवाज आ रही है अब मेरी? थोड़ी हल्की आ रही है। ओके, अस्सलाम वालेकुम। आप थोड़ी बेहतर हुई आवाज? जी जी जी। जी। ठीक है। अच्छा, माय नेम इज कंदील फैजान और आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। और मैं इस बारे में बहुत कुछ, ये मैंने होमवर्क किया था अपना, लेकिन आप लोगों ने माशाल्लाह से इतना सब कुछ डिफाइन कर दिया पहले से ही कि मुझे नहीं लगता कि अब मुझे कुछ और मजीद बोलने की ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि केयर गिविंग की बात है तो मैं अपना एक लाइफ का एक पार्ट आप लोगों से शेयर करूंगी। देयर वॉज अ टाइम जब मेरे बेटे की न्यू न्यू डायग्नोसिस हुई थी। माई सन इज नाउ 5 years old एंड व्हेन ही वाज 2 years old मैं डॉक्टर अजरा के पास उन्हें लेके गई। मेरी आवाज़ क्लमजी हो रही होगी क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, पहली दफ़ा मैं इस बारे में बात कर रही हूँ ना। तो डॉक्टर अजरा ने, वो पहली पर्सन थी जिन्होंने मुझे एक रास्ता दिखाया, एक गाइडलाइन दिखाई कि आपको डायग्नोसिस जो भी है अपने बेटे की, आप उसको छोड़ो, आप उस पर फोकस करो जिससे आपके बच्चे में अब बेहतरी आनी है। तो मेरे साथ ये हुआ कि जब रिसेंट डायग्नोसिस मेरे बेटे की हुई, माय सन बहुत हाई रिस्क ऑटिज्म पे था उस वक्त, बहुत ज़्यादा उसको सेंसरी इश्यूज थे।
मतलब जितने भी, अगर मैं सेंसरी इश्यूज की बात करूं, टच और हेयरिंग के और स्मेल के और पिकी ईटिंग, वो सारे सेंसरी इश्यूज मेरे बेटे के अंदर थे। सोशल गैदरिंग्स को वो अवॉइड करता था बहुत ज्यादा, और सोता नहीं था, स्लीप बहुत कम थी, मतलब मैं पूरी पूरी रात उसके साथ जागती थी। और मेरे बेटे के साथ मतलब जितने भी मैंने आज तक ऑटिज्म के सिम्टम या उनके बारे में रिसर्च की, वो सब मेरे बेटे के अंदर थे। फिर एकदम जो मेरे साथ जो हुआ डायग्नोसिस के बाद, वो गिल्ट सबसे पहले जिसने मुझे अ, अपने लपेटे में लिया, वो था गिल्ट कि मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे बेटे के साथ ये सब हुआ। पूरी पूरी रात मेरी गुजर जाती थी रिसर्च करते हुए कि मैंने ऐसा क्या किया। मैं क्या करती थी, मैं उसको मोबाइल दे देती थी, मैंने उसको मीठा ज्यादा खिलाया है, मैंने उसकी डाइट सही नहीं की है। इस तरह कर करके आई वॉज प्रेग्नेंट दैट टाइम। और 5 मंथ्स में आई मिस कैरीड एट 5 मंथ्स। मैं इतनी ज्यादा डिप्रेशन में थी, इतनी ज्यादा सोचों में थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि मैं आगे अपनी लाइफ को कंटिन्यू किस तरीके से करूँ। मेरी न्यूक्लियर फैमिली थी, मेरे हस्बैंड थे मेरे साथ और मैं थी और मेरा एक बेटा था बस। आई वॉज प्रेगनेंट दैट टाइम, देन आई वॉज इन सो मच स्ट्रेस दैट आई मिस कैरिड। जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई इसी वजह से, तो जब घर में मेरा बेटा मेरी बहन के साथ था, आई वॉज लकी दैट आई हैव अ फैमिली टू टेक केयर ऑफ माई चाइल्ड। लेकिन माई सन वॉज एक्सट्रीमली पिकी। पिकी, इतना ज्यादा पिकी ईटर है कि वही खाना जो मैं बनाती हूँ अगर कोई और बनाएगा तो वो नहीं खाएगा। तो मुझे कॉल आई मुझे मेरे घर से कि आपके बेटे ने जो है वो खाना नहीं खाया है पूरी रात से, आज पूरा दिन हो गया है। ये है कि वो बिस्किट पे गुजारा कर रहा है, जो वो खा रहा है हम उसको दे रहे हैं। हमने बनाया था जो आपने हमें बताया, जो रेसिपी बताई हमने वो बनाई, लेकिन उसने नहीं खाई, उसे वो पसंद नहीं आई। तो वो मेरे लिए एक आई ओपनिंग मोमेंट था कि मैंने अपने साथ क्या किया। जो मैंने अपने साथ किया उसका जो इफेक्ट है सबसे ज्यादा पड़ा मेरे बच्चे के ऊपर। यानी मैं स्ट्रेस में थी, मैं पूरी पूरी रात जागती थी और मैं जो हूँ वो पढ़ती रहती थी कि इंटरनेट पे रिसर्च आर्टिकल ये वो फलाना ढिमाका, कि मैंने ऐसा क्या किया, मेरे बेटे में क्या सिम्टम थे, मैंने क्या इग्नोर किया, क्या रेड फ्लैग्स थे, क्या ग्रीन फ्लैग्स थे। फिर वो आई ओपनिंग मोमेंट था मेरे लिए, तब मैंने डिसाइड किया कि पास्ट को भूल जाना, अब प्रेजेंट पे और फ्यूचर पे फोकस करना है मुझे। फिर मैंने अपने बेटे के लिए सबसे पहले तो एक अच्छा इंक्लूसिव सेटअप ढूंढा। डॉक्टर अजरा ने ही मुझे गाइड किया उस हवाले से टाइनी टाइम्स में, जहाँ पर मेरे बेटे की अर्ली स्कूलिंग भी हुई और थेरेपीज भी मुझे वहीं पे मिल गई एक साथ। सही है, वो जो टाइम जो मुझे मिला जब मेरा बेटा थेरेपीज के लिए जाता है और स्कूलिंग के लिए जाता है, मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया। मैंने करीब में ही एक जिम ज्वाइन किया जहाँ पर मैं जाती थी अपनी वर्कआउट करने के लिए, ताकि मुझे मेंटली जो मुझे मेरा जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो। अब उस वर्कआउट सेशन से मुझे ये फायदा हुआ कि मेरी मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो है वो बहुत इंप्रूव होने लग गई। मतलब मैं जो डिप्रेशन में रहती थी, मैं उस डिप्रेशन से बाहर आई। मेरी एनजाइटी कम हुई जिस एनजाइटी में मैं रहती थी। और साथ साथ मुझे ये एहसास हुआ कि सिर्फ थेरेपिस्ट तो, अगर मैं अपने बेटे को थेरेपिस्ट के लिए लेके जा रही हूँ तो वो तो इनफ नहीं है कि मैंने 1 घंटे 2 घंटे उसकी थेरेपिस्ट करवा ली और बस पूरा दिन घर में वो जैसा है वैसे ही रह रहा है। फिर मैंने अपने घर के अंदर अपने बेटे के साथ प्ले स्टार्ट किया। मैंने एक पेज बनाया इंस्टाग्राम का, एक्टिविटीज इन प्ले के नाम से। मैंने DIY क्राफ्ट एक्टिविटीज ये सारी चीजें स्टार्ट की, जहाँ पर मैं अपने बेटे के साथ बहुत सारी एक्टिविटीज करती हूँ। क्योंकि मेरे बेटे के साथ सेंसरी इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा थे, बल्कि मैं ये बोलूंगी अब तो 80% रेड्यूस हो गए माशाल्लाह से। कंदील, आपका मैसेज और मदर्स के लिए क्या होगा? मेरा मैसेज ये है कि आप लोग जो है वो डायग्नोसिस पे फोकस ना करें। डायग्नोसिस से जो आपको एक वे मिला है, जो एक पाथ मिला है, जिसके थ्रू आपको ये समझ आया है कि बच्चे के साथ कुछ मसला है और उस मसले को हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, तो हमें चाहिए कि हम डायग्नोसिस के बाद वाली डायग्नोसिस की स्टेज से निकल के, लेबलिंग से निकल के, जो हमें अब नया जो अपने बच्चे की बेहतरी के लिए जो काम करना है उस पर फोकस करें। जिस तरह मेरे बच्चे के साथ जो इश्यूज थे, सेंसरी, टेक्टाइल, बहुत सारे, टच नहीं करता था, खाना नहीं खाता था, पिकी ईटर था, उन सारे इश्यूज को कोप अप करने के लिए मैंने अपने बेटे के लिए सेंसरी एक्टिविटीज बनाना शुरू की घर के अंदर। और मैंने दूसरी मदर्स की हेल्प के लिए भी एक पेज बनाया है। जो मैं करती हूँ मैं वहाँ रिकॉर्ड करके वीडियोस वगैरह अपलोड भी करती हूँ, ताकि दूसरी मदर्स को उससे फायदा पहुंचे। और जो मेरे 8 गेट जिस सेंटर में, जिस टाइनी टाइम्स में, जो इंक्लूसिव सेटअप में मेरा बेटा जाता है, मैं बाकायदा
जो वहाँ मदर्स हैं उनसे बात करके उनको अपनी पेज की लिंक भी शेयर करती हूँ कि आप लोग देखिए, आप परेशान ना हो, मैं भी बहुत परेशान थी। परेशानी से जो है वो मामले हल नहीं होंगे। आपको जो है वो मिल के थेरेपिस्ट के साथ, डॉक्टर्स के साथ अपने बेटे की हेल्प करनी है। और माशाल्लाह से बहुत सारी ऐसी मदर्स हैं जो कि अब फॉलो भी करती है मेरा पेज और मेरी एक्टिविटीज। और मैं एक काम और करती हूँ कि जो एक्टिविटीज जो DIY क्राफ्ट में बनाती हूँ, जब मेरा बेटा उनसे खेल लेता है, मतलब जो हमारी एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाती है, मैं और दूसरी मदर्स से शेयर कर देती हूँ। मैं अपनी तरफ से ये पार्ट प्ले करती हूँ कि ताकि दूसरी मदर्स को भी जिनके पास टाइम नहीं होता कि वो एक्टिविटीज घर में बना सकें, या थोड़ी बिजी होती हैं, दूसरे भी बच्चे होते हैं, क्योंकि मेरा तो अभी एक ही बच्चा है, तो मैं उन मदर्स के साथ वो एक्टिविटीज शेयर भी करती हूँ। और मैंने एक और चीज नोटिस की है कि बहुत सारी मदर्स इस चीज पे ज्यादा फोकस करती है कि मेरा बेटा पेंसिल होल्ड नहीं कर रहा, मेरा बेटा पढ़ाई नहीं कर रहा, मेरा बेटा जो है वो ABCD नहीं लिखता, मेरा बेटा आपके लिए पोएम एक नहीं क्वेश्चन है पढ़ता। कि प्लीज शेयर द पेज लिंक, आप वो उस पे आई विल कर शेयर ऑन लीजिएगा। द पेज। तो मेरा मैं ख्याल उन है वो मदर्स उज़्मा को हम ले लेते हैं ना, यस क्योंकि मिस मैं कंदील, टाइम थोड़ा सा। थैंक यू सो मच मिस कंदील। अब हम मिस उस्मा गिलानी से बात करेंगे। मिस उस्मा, आर यू ओके। हियर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आई एम हियर। एक्चुअली मैं कंदील की बातें सुन रही थी, और जो काफी सारे पहले जो हमारे स्पीकर्स थे, माशाल्लाह बड़ी यूजफुल और बड़ी अच्छी गुफ्तगू उन्होंने की। सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर अजरा का और आपका भी कि ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं थोड़ा सा शेयर कर सकूं कुछ। असल में मेरा बच्चा इस वक्त 8 साल का है, और ये जर्नी मेरी बच्चे के साथ स्टार्ट हुई थी 1.5 साल के बाद। और इवन जब वो पैदा नहीं हुआ था तो मैंने डॉक्टर अजरा से कांटेक्ट किया था कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। उन्होंने उस वक्त ही मुझे थोड़ा सा अलार्म दिया था कि मे बी यू हैव सम डिफिकल्टीज इन फ्यूचर। तो बाद में भी उन्हीं से कनेक्ट रही मैं, उन्होंने ही बच्चे के लिए मुझे गाइड किया कहाँ दिखाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके बिहेवियर इश्यूज क्या हैं। तो जजाकल्ला उनका बहुत बहुत मैं अभी भी रिगार्ड करती हूँ। बाकी आगे की जर्नी ये थी कि मैंने जो चीज सीखी वो ये थी कि आप अपने बच्चे को सोशल एक्सेप्टेंस जो है उसकी वो बहुत मुश्किल होती है। जो आप सिखाते हैं, जो आप स्ट्रगल करते हैं, वो सारी उस वक्त बिल्कुल जो है ना बेकार हो जाती है जब सोशली कोई एक्सेप्ट ना कर रहा हो। तो फिर मुझे ये पता चला कि ये कोई ऐसी डिसीज नहीं है, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका कोई मेडिसिन होगा या जिसकी कोई ट्रीटमेंट होगी, कोई इंजेक्शन होगा। ये ऐसी चीज है जिसमें आप बच्चों को मैनेज कर सकते हैं, उनकी मैनेजमेंट पे फोकस कर सकते हैं। उनके बिहेवियर इश्यूज या जो भी उनकी ईटिंग के इश्यूज हैं, लर्निंग के इश्यूज हैं, उनको मैनेज किया जा सकता है, रेदर देन कि आप उसके लिए कोई मेडिसिन या कोई ट्रीटमेंट ढूंढें। तो इसके लिए भी मैंने काम किया, एक छोटा सा सेटअप मैंने बनाया। मैं एजुकेशन में काम करती हूँ, और मेरा फिर फोकस ये रहा कि मैं सोशली लोगों को अवेयर करूँ। डॉक्टर अजरा के साथ मिलके मैंने लोगों को अवेयरनेस देनी शुरू की डिफरेंट सेमिनार्स पे या इस तरह की फोरम्स पे। पेरेंट्स को ये बताना शुरू किया है कि आप अपने बच्चों को इन चीज़ों को लेके बहुत परेशान हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप सोशली कैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं और उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए जो है वो आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट शॉर्ट टाइम जो है हमारा शायद इतना ज़्यादा नहीं है। शुड आई स्पीक मोर और इज इट ओके? उज़्मा की जो है ना, एक बात बहरहाल मैं ये बताऊंगी कि इन्होंने हालांकि खुद इतनी उससे उससे गुजर रही थी, लेकिन इन्होंने अवेयरनेस पे बहुत काम किया। बलूचिस्तान में अवेयरनेस पे काम करना बहुत मुश्किल काम है। तो ये इसके जरिए लोगों को जो अवेयर कर रही है, पूरा रिहेबिलिटेशन सेंटर इन्होंने बनाया। लेकिन गवर्नमेंट के सेटअप में काम करना क्योंकि इतना मुश्किल होता है, तो इनका ट्रांसफर कर दिया गया। तो सारा सेंटर बेचारी का बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन बाकी ये हमारे लिए बहुत बड़ी रोल मॉडल है कि किस तरह से इन्होंने अपना बच्चा ऑटिस्टिक इसके बावजूद इतना कर रही हैं ये है। तो इसे आपका मैसेज क्या है उसमें सारी मदर्स के लिए? जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। मेरा मैसेज ये है कि बहुत सी चीजें जिंदगी में हम चेंज नहीं कर सकते, और अपने बच्चे से ज्यादा कीमती चीज तो माँ के पास कोई होती नहीं है। तो जब मैंने ये देखा कि मेरे बच्चे को देख के नॉर्मली जैसे कहीं पे भी मैं होती थी, अच्छा ये बोलता नहीं है, अच्छा तो ऐसे क्या हुआ था, इस तरह के क्वेश्चंस, और हाउ यू डील विद दिस।
अच्छा ये बड़ा होके भी नहीं बोलेगा, अच्छा ये इस तरह चीजें खुद नहीं कर सकेगा, तो दरअसल ये चीजें मेरे लिए सबसे पहले परेशान कुन थी। देखिए, मैं इन चीजों को चेंज नहीं कर सकती, ये अल्लाह पाक की जात है। अगर वो कोई इम्प्रूवमेंट उसमें हो सकता है विद द टाइम बहुत अच्छी हो जाए, क्योंकि अभी वो बहुत मैनेज है, बहुत अच्छे बिहेवियर के साथ है। हमें इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि कुछ चीजें गॉड गिवन होती हैं, अल्लाह की तरफ से होती हैं, लेकिन जो तब्दील हम कर सकते हैं वो हमारे हाथ में है। तो मदर्स जो है वो ये कर सकती हैं कि जो उनके बस में है इम्प्रूवमेंट के लिए, वट एवर द पीड्स बता रहे हैं या आप किसी भी जगह से सीख रहे हैं या आपकी अपनी सेल्फ लर्निंग है, उसके लिए एक तो खुद गिल्टी मत हो, और दूसरा इम्प्रूवमेंट के लिए ट्राई करते रहें अपने टाइम के साथ, यानी अपने आप को इग्नोर किए बगैर। आई एम डूइंग जॉब, मैं आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जॉब कर रही हूँ, बट आई एम मैनेजिंग विद माई किड। तो हर माँ के लिए, चाहे वो घर में हो चाहे वर्किंग हो, वो अपने बच्चे के लिए जितना खुद अपने लिहाज से चीजें या स्ट्रेटेजीज जैसे तब्दील करिए सोच सकती हैं, जरूर करें, बट ओवर बर्डन ना करें अपने आप को। और अल्लाह पाक से उम्मीद रखें, इंशाल्लाह बहुत ये बच्चे तो एंजल्स हैं, उनकी दुनिया आखिरत के लिए। इसमें इसमें उमर सुलेमान का आप लोगों ने सुना होगा, मैंने शेयर भी किया था कि उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही है कि द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स दे आर जन्नती। जन्नती है, अगर हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं तो मे भी उनके थ्रू हम भी जन्नत में पहुंच जाए। तो ये बहुत ही खूबसूरत बात लगी। थैंक यू, मेरा ख्याल है थैंक यू। माहा को इनवाइट कर लें। Maha Farhan, can you please unmute your mic and share your journey? Thank you. ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं माहा फरहान हूँ और मैं पीसीएस से बिलोंग करती हूँ। मेरा बेटा मैम एलिया के पास जाता है एंड माय सन इज 12 इयर्स ओल्ड। और मेरी जर्नी मैम के साथ जब शुरू हुई थी, जब मेरा बेटा 3.8 इयर्स का था। आज माशाल्लाह वो 12 इयर्स का है और पीसीए उसको कैटर कर रहा है। मेरी लाइफ का जो चेंज है वो मैं अपना क्रेडिट मैम एलिया को देना चाहती हूँ। दैट इज द वुमेन जिसने मेरी जिंदगी बदल दी और शी शो मी द स्ट्रेट पाथ। उसने ना ही मेरे बेटे की जिंदगी बदली बट उसने मेरी भी जिंदगी बदली। मैं बहुत डिप्रेस थी और मुझे ये समझ नहीं आता था कि मैं काम कहाँ से शुरू करूँ अपने बेटे पे। बट मैंने मैम की ट्रेनिंग्स ली, उनसे मैंने एबीएस सीखा और मैंने उनके थेरेपिस्टों से बहुत काम सीखा। तो माशाल्लाह उसके बाद मेरे बेटे में काफी बेहतरी आने लगी। फिर मैम ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी, जो मैं एक ग्रुप चलाती थी पीसीए सहेली के नाम से और स्टिल चलाते हैं। एक छोटा सा हमारा सपोर्ट ग्रुप है, तो उसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस उठाऊंगी। जो मेरी माएँ बेचारी बड़ी परेशान रहती हैं और उनको ये समझ नहीं आता कि हम क्या करें, हम काम कहाँ से शुरू करें। और वो बेचारी इतना रोती हैं, वो अपनी ससुराल से भी मार खा रही होती हैं, कभी अपने शौहर से, कभी मतलब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता हम क्या करें। तो मैं कुछ 3 से 4 क्वेश्चंस अपनी माओ के लिए उठाऊंगी जो मैंने देखा, नोटिस किया। एक तो सबसे पहला जो सवाल होता है माओ का कि यार ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, यार ये हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और लगे हुए हैं, काम सिखा भी दिया है, लेकिन बोलता नहीं है, रिस्पॉन्ड नहीं करता। आज मेरा बेटा 12 इयर्स का है। ये फीलिंग्स मुझे भी आती थी जब मैंने उसके साथ काम शुरू किया था। मुझे लगता था कि यार मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ मगर ये मुझे सही से रिस्पॉन्ड नहीं देता। आज जब वो 12 इयर्स का हुआ है ना, तो उसका फल मुझे आज मिला है। वो चीज जो मैं कहती थी ना कि उसको समझ ही नहीं आ रही है, आज जब वो खुद से अपने आप को सवाल सकता है तो उन सवालात के जवाब मुझे अब मिले हैं। तो माओ से यही बोलूंगी, मदर्स को मैं अपनी यही बोलूंगी कि मेहनत करती रहें, हार नहीं माने। कुछ छोटी छोटी चीजें सिखाने भी हमें बहुत टाइम लगता है और जो है कभी ऐसा होता है कि 3 साल 4 साल बहुत टाइम टेकिंग चीजें हो जाती हैं। हिम्मत नहीं हारे, जितना अर्ली इंटरवेंशन पे काम करती रहेंगी, करती रहें, एक वक्त आएगा कि जब आपको एहसास होगा कि हाँ बच्चा अपने आप को खुद संभालना सीख गया है। आपको अपनी मेहनत दिखेगी, क्योंकि ये चीज मैंने इस चीज को फेस किया। तो मुझे लगता है कि वो जो मेहनत थी वो आज मुझे उसका फल मिल रहा है। तो एक क्वेश्चंस तो मेरी माँ का ये हो गया कि वो रिस्पॉन्ड नहीं देता और हमारी मेहनत जाया जा रही है, तो मेहनत जाया नहीं जाती।
दूसरा गुड। सवाल, जो बेचारियां बहुत बहुत डिसहार्ट होती हैं, और वो बकायदा मैंने उनको रोते देखा कि यार हमें कोई समझने वाला नहीं है। तो मैं सिर्फ ये कहूंगी कि जब अल्लाह ने हमारे नबी पे दीन की दावत दी थी, वही उतारी थी और इकरा बोला था, तो ही वॉज ओनली वन। और फिर जो ईमान वाले थे उन्होंने उनके साथ कनेक्ट किया, तो अल्लाह ने आपको वहीं पे खड़ा किया है। हम अपनी सही। नबियों की उन्हीं कौमों में से हैं। आप अपने आप को वहीं रखें और ये सोचें कि आपके साथ वही लोग कनेक्ट करेंगे जो आपके साथ जन्नत जिन पे वाजिब होगी। तो वेरी अपना गुड। दिल छोटा करना छोड़ दें, रोएं मत, बिल्कुल दिल छोटा नहीं करें और अपने काम पे फोकस्ड रहें। थर्ड, जो मैं ये बोलूंगी कि बेचारी बहुत नेगेटिविटी में रहती हैं, दे आर एक्सट्रीमली नेगेटिव। उनको ये लगता है कि हमें कोई नहीं समझ रहा। तो हकीकतन देखें, जब हमारे बच्चों को ऑटिज्म डायग्नोस हुआ था तो क्या हमने उसको इजीली एक्सेप्ट किया था? हमने भी नहीं किया था। एक वक्त लगा था, हम डिनाइल फेज पे थे। तो हमें सबके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए, क्योंकि वो बेचारे वाकई नहीं समझ सकते कि ऑटिज्म क्या है। इसलिए दिल से शिकायत करना छोड़ दें। वेरी गुड। वेरी आप अपना गुड। काम करते रहें। एक वक्त आएगा कि जब आप अपने बेटे को या अपनी बच्चे को उस मुकाम पे पहुंचा देंगे, तो आप एक इंस्पिरेशन बन जाएंगे उनके लिए, और वो खुद आपको एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए डू नॉट फॉरगेट कि आपने प्यार प्यार बढ़ाना है, प्यार फेंकना है आपने, लोग खुद आएंगे आपके पास। और माशाल्लाह चौथा माशाल्लाह। हाँ ने चौथा बहुत ही जो है ना बहुत ही अच्छे पॉइंट्स बताए हैं। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि अगर किसी को अपने गम और मुश्किलात नजर आए तो मेरी जिंदगी के बारे में सोच ले। जी, है ना, ये बहुत अच्छी मिसाल दी है मैं माशाल्लाह। मदद से यही कहती हूँ कि हमारी नबियों की जिंदगी देखें, वो बहुत आजमाइशों से भरी थी। कोई नबी ऐसा नहीं था जिसपे उसकी औलाद की आजमाइश नहीं आई। तो हम उन्हीं कौमों में से, एक्सेप्ट देम। और आप यकीन जाने, जिस दिन आपने एक्सेप्ट कर लिया ना, आप सजदे में गिरेंगे और अल्लाह से शुक्रिया करेंगे और थैंक्स बोलेंगे कि आपने मुझे ये मुकाम दिया जिंदगी में। और माशाल्लाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। थैंक्स अ आखिर लॉट, थैंक्स अ लॉट। जो मैं अपनी मदद से बोलना, अब मेरा ख्याल है हम हिना से भी पूछ लेते हैं ना, क्योंकि लोग टाइम देख रहे होंगे मेरा ख्याल है। लेकिन और सुनना बहुत अच्छा लग रहा है, कम से कम मुझे तो टाइम की फिक्र नहीं है, लेकिन बहरहाल टाइम हमें देखना पड़ेगा, है ना। मिस जी हिना, हिना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा नाम एरम है और मेरा बेटा जो है वो 10 इयर्स का है विद ऑटिज्म। थैंक्स टू फर्स्ट ऑफ ऑल के मैम एरिया के कि उन्होंने मुझे चांस दिया यहाँ पर आप लोगों के साथ अपनी शेयर करने की जर्नी को। एक्चुअली जब मेरे बेटे को डायग्नोस हुआ था तो वो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही यही था कि जो है ना उसको जो है वो सेंटर तक लेके जाना, क्योंकि उसको इतने ज्यादा सीवियर फिक्सेशंस थी कि वो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे भी जाने के लिए तैयार नहीं होता था। वो गाड़ी को हिला देता था और वो बाइक को हिला देता था। उसको सेंटर तक ले जाना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उस टाइम पे जो है वो मैम एरिया और पूरी पीसीए टीम ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया मुझे। वो भी टाइम याद है कि जब पीसीए में जो है ना वो याया के आने के बाद जो है वो पूरा सन्नाटा हो जाया करता था कि याया साहब सेशन ले रहे हैं, और वो भी गेट पे बैठ के ले रहे होते थे। तो मेरा जर्नी वहां से सीवियर ऑटिज्म के साथ शुरू हुआ था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करते करते माशाल्लाह से अब इस मुकाम पर आ गए हैं कि अब वो जो है माशाल्लाह से अपने सारे काम खुद कर लेते हैं और बहुत अच्छे जा रहे हैं। अभी भी जर्नी उनकी कैरी ऑन है। दूसरा ये चैलेंज मुझे केयर गिविंग के हवाले से ये आ रहा होता था कि अब जैसे कि वहाँ के सेल्फ केयर करना भी बहुत एक बड़ा चैलेंज होता है बच्चे के साथ साथ। वही सेम चीजें होती थी कि खाना नहीं खा सकते, नहाने के लिए नहीं जा सकते हम लोग, कोई अपना भी काम करने के लिए नहीं जा सकते। जब तक छोटे थे जब तक तो हम नानी दादी और इन सब के पास छोड़ के अपना काम कर लेते थे, लेकिन जब ऐसा आहिस्ता बिहेवियर्स बढ़ते गए, बाइटिंग और स्नैचिंग वगैरह स्टार्ट हुई, तो फिर सब हाथ उठा चुके थे कि अब हम नहीं संभाल सकते क्योंकि अब कितने ज्यादा बिहेवियर्स हैं। तो उस वक्त मुझे ये समझ नहीं आता था कि अब मैं क्या करूं। तो फिर मैं अपने आप से ही सवाल करती थी कि मैं किस तरीके से मैनेज करूंगी। तो फिर मैंने अपने आप को ही जवाब दिया कि जब मुझे किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं ही इसकी दोस्त हूँ और यही मेरा दोस्त, हम दोनों एक दूसरे के दोस्त बनते हैं। जब मैंने इस जर्नी को कंटिन्यू किया कि मैं उसकी फीलिंग्स को समझूं और वो मेरी फीलिंग्स को समझे,
तो मेरे लिए ये जर्नी बहुत ज्यादा आसान हो गई और मुझे उसको समझने में और वो मेरी बातें समझने में बहुत ज्यादा इजी हुआ ये चीजें। इसके अलावा ये है कि डेली रूटीन में बहुत ज्यादा आसानियां पैदा होना शुरू हो गई जब उसको ये चीजें सिखाना शुरू की। तो ये होता है पेरेंट्स का कि हमें मी टाइम नहीं मिल रहा, हमें मी टाइम नहीं मिल रहा। हमें मी टाइम मिलेगा जब हम उसको अपने साथ एंगेज कर देंगे। हर काम हमें ये होता है कि हम किचन में खड़े होकर खाना बनाए तो कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, हम जल्दी जल्दी खाना बना लें। अगर हम खाना यही सोच के बनाएंगे तो फिर हम अपने बच्चे को टाइम नहीं दे रहे होंगे। तो इस चीज से और ज्यादा हमें स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा होता है कि हम खाना तो बना रहे होते हैं साथ साथ, लेकिन हमारा स्ट्रेस लेवल भी बढ़ रहा होता है। तो ऐसा ऐसा ये है कि बच्चे को आप खुद अपने साथ इंगेज करना सीख लें कि आप कहीं वो दोस्त है, आप कहीं वो पार्टनर है, कि आपने उसको अपने साथ ले लेके चलना है, तो वो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाती हैं। दूसरा ये कि मैम ने हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, जितना सिखाया। कोविड का टाइम आ गया था बीच में जब मैंने पीसीए ज्वाइन किया था, तो कोविड सबके लिए क्या था, लेकिन मेरे लिए ब्लेसिंग था क्योंकि मैम एलिया ने जिस तरीके से हम लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग्स दी, एक टीचर बन के हम लोगों को सिखाया, एक एक चीज हम लोगों को सिखाई, वो बहुत ज्यादा हमारे लिए ब्लेसफुल था। थैंक यू सो मच। लेकिन दूसरे पेरेंट्स को कहने चाहूंगी कि जो है ना, आप लोग इस बात का इंतजार नहीं करें कि जो है ना मेरा बेटा थोड़ा सा ठीक हो जाएगा तो फिर हम ये काम करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ये चीज मेरे अंदर भी आई थी, लेकिन फिर ऐसा ऐसा पता चला कि नहीं, ये चीज आपके साथ लाइफ टाइम रहेगी। तो आपको उसके साथ ही अपनी चीजों को भी मैनेज करना होगा। आप खुद ठीक रहेंगे तो आपके बच्चे भी ठीक रहेगा, क्योंकि इन बच्चों में फीलिंग्स एब्जॉर्व करने की बहुत ज्यादा सलाहियत होती है। अगर आप बच्चे भी हैप्पी हैं और अगर आप हर्ट फील कर रहे हैं तो बच्चे भी उस चीज को फील कर रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स या हमारे साथ जो है वो बहुत ज्यादा जो है ना वो हर्ट हुए हुए हैं। दूसरा थिंग्स कि आप अपने घर वालों को इंगेज करें, उनसे कम्युनिकेशन को बेहतर करें, आप अपने स्पाउस को इन्वॉल्व करें अपने साथ। अगर कोई और नहीं है तो आपका सबसे अच्छा पार्टनर फ्रेंड जो है वो आपका अपना हस्बैंड होता है, आप उसके साथ इंगेज करें। अपने साथ के बेटे को भी उसने भी देखना है, उसको भी देखना है। बस इतना ही कहना चाहूंगी। वाकई थैंक यू सो मदर से मच। हम बहुत सीखते हैं, वाकई मैं ये समझती हूँ। इतने दिल से आप बिल्कुल लोग की बात निकल रही है, उसे हमारे लिए बहुत लर्निंग है। तो बिल्कुल। अब ये हाँ, कंक्लूड कर दें। जो मौका डॉक्टर दिया था सारा मैं, मौजूद है क्या? डॉक्टर सारा अगर मौजूद है, हमने लास्ट ईयर जो है केयरिंग ऑफ द केयर गिवर्स इन पर्सन प्रोग्राम किया था, उसमें उन्होंने योगा और न्यूट्रिशन पे बात की थी। अगर डॉक्टर सारा हैं और 1-2 मिनट कुछ हमें दे सकती हैं तो जरूर बताएं, वरना फिर हम कॉन्क्लूड करते हैं। हम आई थिंक डॉक्टर सारा नहीं है, डॉक्टर अजरा। नहीं है, फिर हम प्रोफेसर डॉक्टर मुमताज लाखानी से कहते हैं कि इसको या कंक्लूड कर दें। कंक्लूडिंग रिमार्क्स है डॉक्टर मुमताज। नो सीरियसली, मतलब तीनों मदर्स की स्टोरी सुन के आई एम क्राइंग। मैं आप लोगों को सलाम करती हूँ। सॉरी, आई एम वेरी इमोशनल। लेकिन बाकी ये जो बीच में एक मदर आई ना कि उन्होंने कहा कि नबियों की जिंदगी बड़ी डिफिकल्ट थी तो अल्लाह भी चुन के देता है। आप जैसे मदर्स को चूज किया है उसने, तो एंड आई एग्री कि जन्नत में कोई सवाल नहीं होगा आपसे। सॉरी, लेकिन मुझे वाकई बहुत खुशी हुई डॉक्टर अजरा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, क्योंकि मदर्स की स्टोरी सुनकर ही सच्ची बातें पता चलती। हम तो पढ़ हार्ट लेते टचिंग, हैं, बड़ी बड़ी हार्ट लेक्चर्स टचिंग दे है। देते हैं, पता नहीं क्या कुछ कर लेते हैं, लेकिन हर फील्ड में जो है मदर्स फादर्स आके अपने जब अपने सरकमस्टेंसेस को डिस्क्राइब करते हैं तो वो रियलिटी बन जाती है। और फिर प्रोफेशनल्स भी उसको पिक करके उसको रिहेबिलिटेट की तरफ जाते हैं, रिसर्च करते हैं भी क्या और कर सकते हैं। तो मैं आप सब लोगों को सल्यूट करती हूँ, सलाम करती हूँ। और बस बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। कंटिन्यू इट एंड कीप गिविंग सपोर्ट टू अदर मदर्स, ताकि वो भी आपकी तरह, वो जो तीसरी आई थी ना, मतलब लंबे बाल खुले हुए, सो हैप्पी कि मुझे 12 साल के बाद लगा कि मैंने जो भी मेहनत की थी उसका बदला मिला। तो ये इस टाइप की मदर्स जो है वो आपके लिए बड़ा इंस्पायरिंग हो जाती हैं। तो वंस अगेन थैंक यू ऑल एंड करते रहें। बहुत अच्छा काम हो रहा है डॉक्टर रचना, आप जबरदस्त काम कर रही हैं एंड बस अल्लाह आपको ब्लेस करें एंड यू कंटिन्यू योर वर्क।
थैंक यू सो मच। इसमें मैं थोड़ा सा जो है ना ये डॉक्टर एक्सक्यूज असलम, करूंगी कि हमारे पास बहुत सारी मदद है जिनको मैं लेना चाह रही थी, लेकिन क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है, वही फातिमा फाइव के ऊपर जिस तरह से मेहनत करती हैं, अच्छा जिनको चाहा डॉक्टर तो असलम, उनके साथ भी चीज बात करें, ऐड लेकिन करना उनकी चाहूंगी। पूरी यूट्यूब पे हमने अलग रिकॉर्डिंग की हुई है, वो भी हम शेयर करेंगे, और वो इस वक्त मौजूद हैं, और फायर के मेरे ख्याल फादर भी मौजूद हैं। मिस एलिया, यस मिस एलिया। हाँ जी। एक अच्छा, फादर का इसमें कमेंट होना एक जो चाहिए बहुत था। इम्पोर्टेंट चीज है जो हिना ने मेंशन नहीं की और महा ने भी मेंशन नहीं की, दोनों मदर्स ने हमारी, जो एक सवाल उन्होंने उठाया और मुझे लगा था कि उसको वो आंसर भी देंगी। जो सवाल था वो ये था कि जब हम नहीं होंगे तो क्या होगा। इसकी सोच के अंदर हमने जिंदगी नहीं गुजारनी, उसके लिए माशाल्लाह हिना और उनके हस्बैंड ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है और याहिया के नाम से वेबसाइट बनाई है। तो वो वेबसाइट अभी से अगर काम कर रही है तो सोचिए, अगर अभी छोटा बच्चा है, वो जब तक चलता रहेगा तो एक पूरा एक मतलब वेबसाइट उसके नाम पे मौजूद होगी, जिसके अंदर दूसरे पेरेंट्स की सपोर्ट की चीजें, जैसे कंदील ने अपना जो है वो शेयर किया, तो ये सारी वो चीजें होती हैं जो दूसरों को बहुत हेल्प आउट करने के लिए होती हैं और आपको भी एक मकसद मजीद देती हैं कि आपकी जिंदगी रहेगा नहीं जा रही, आप बेटर कुछ कर सकते हैं, और जो छोड़ के भी जाएंगे आप, वो चीजें आपके साथ नहीं चली जाएंगी। इसी तरह महा ने भी मदर्स का जैसे ग्रुप है, वो ग्रुप भी कर रही हैं, वो फिटनेस, उन्होंने अपनी फिटनेस ट्रेनिंग ज्वाइन की थी और फिर उन्होंने अपना जो है वो खाना बनाने का, डाइट प्रोवाइड करने का वो भी जो है प्रोग्राम स्टार्ट किया था। तो यानी कि जब आप बच्चों के बीच में अपने बच्चे को साथ लगा के और थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालते हैं, तो आपका माइंड भी कितना खुलता है, फिजिकल हेल्थ कितनी बेहतर होती है और आप खुद एक खुश बाश जिंदगी गुजारते हैं। जिसे कहते हैं ना, हमें सब्र करना चाहिए, लेकिन सब्र के साथ शुक्र भी करना चाहिए। तो वो शुक्र करने का जो है वो ये माएँ जो हैं वो माशाल्लाह माशाल्लाह एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास कि जो शुक्र करती हुई नजर आती है। तो दैट्स इट, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आई थिंक हमें अब वेबिनार को कंक्लूड कर देना चाहिए। अच्छा, डॉक्टर अजहर, किरण, मैं एक बात और बोलना चाहूंगी तमाम माओं को। मेरी तरफ से ये मैसेज ये है कि हमने कुरान में ये पढ़ा है कि अल्लाह ताला किसी भी जान को उसकी ताकत से ज्यादा नहीं आजमाता। तो बिल्कुल बेशक हमारे अंदर जो है वो कुछ तो खासियत है, कुछ तो ऐसी एबिलिटी है जो हमारे लिए इतने प्यारे और जन्नत के फरिश्ते जैसे जो बच्चे हैं वो हमें दिए गए हैं, उनकी जो केयर है वो हमारे जिम्मे है। तो तमाम माओं को ये नहीं सोचना चाहिए कि उनका बच्चा स्पेशल नीड किड है, उनको ये सोचना चाहिए कि आप खुद स्पेशल हो, अल्लाह ताला ने आपको इसलिए ये जिम्मेदारी दी। वेरी बस गुड। मैं ये चीज बोलना चाहूंगी। डॉक्टर अजरा, एक इन्होंने आयत सजेशन बताई है वो फादर सूरह का भी बकरा की करना आखिर चाहिए। में है, आखिरी रुकू में, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, है ना। अब ये बहुत ही खूबसूरत आयत है, वाकई बहुत ही अच्छा इन्होंने इस वक्त बताया है। डॉक्टर अजरा, नेक्स्ट टाइम कुछ फादर्स को ले आइए इस बिल्कुल प्रोग्राम में ना। एग्जैक्टली इसीलिए मैं हाँ, बार बार आई डाल रही थिंक वी थी हैव कि टू भाई यूज। सिर्फ मदर्स का नहीं है, इसमें फादर्स भी, और कुछ फादर्स जो करे हैं, नहीं, मेरे ख्याल में चूज और करें, इन कंदील के लड़कियों को ही हस्बैंड भी मेरे कहें ख्याल है जो। काफी सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव है जी, वो। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं भी आ जाऊं ज्वाइन करने के लिए, तो मैंने कहा था कि जी बिल्कुल आप ज्वाइन करें, लेकिन उनको ये है कि जाहिर है बिजी रहते हैं, काम बहुत हाँ, बढ़ जाता है, तो वो चले गए टाइमिंग का अचानक, प्रॉब्लम है। वरना उन्हें मेरे साथ ही ज्वाइन करना था। इट्स अ गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। आप सब लोगों का फिर बहुत। डॉक्टर अजरा आपकी आवाज म्यूट हो गई है। मैंने कहा आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट अगेन, सबका जितने भी लोग हैं, और एवरीवन, खास तौर पे हमारी डॉक्टर मुमताज लखानी, इतने दिल से वो वाकई अटेंड करती है क्या, हमारा भी दिल बड़ा हो जाता है। थैंक यू सो मच। हम कंक्लूड करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिसके भी जो भी क्वेश्चंस होंगे, अगर कोई रह गया है तो वो ग्रुप पे पूछ ले, बाकी जो भी लिंक्स वगैरह आगे कुछ कुछ पूछना है तो आप लोग ग्रुप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू किरण, यू आर अ गुड मास्टर ऑफ सेरेमनी। थैंक यू। ओके, वेरी गुड। चलें, खुदा हाफिज सबको। हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।